हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म, हमें सेंट्रल यूरोप में जो छोटे छोटे स्टेट्स, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो यूनिफाई होते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट वी डिड इन द प्रीवियस सेशन वी कवर्ड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. Now we will try to understand in today's session the unification of Germany. Right? So क्या background है? So obviously, like always, we will start with the background. Right? Then we will try to find the causes. क्या causes है? क्या reasons है? Right? Or what are the factors involved behind the unification of Germany? Then the course of the unification of Germany. Then its impact, right? And the personalities involved, who all were involved in the unification of Germany. We will try to create an estimate about those personalities. So कुछ इसी लाइंस में हम कवर करेंगे and we will try to cover as much as concept as possible, and so that we will be able to answer questions. राइट क्योंकि ऑप्शनल है, सो सवालों के जवाब तो हमें करने आने ही चाहिए. राइट क्वेश्चंस सच एज लाइक इफ आई कोट अ फ्यू, बिकॉज आफ्टर दिस सेशन विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. राइट उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस सच एज लाइक एट द एंड ऑफ द बैटल ऑफ सेडान यूरोप लॉस्ट अ मिस्ट्रेस एंड गेन्ड अ मास्टर. कमेंट. राइट इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, was German unification achieved more by coal and iron than blood and iron? राइट और जो बैटल वाला क्वेश्चन था वो बैटल ऑफ सेडोवा में ऑस्ट्रिया नहीं हारा, फ्रांस हारा. एक इस तरह का क्वेश्चन भी है. ठीक है, लाइक आइसोलेशन ऑफ फ्रांस कंस्टिट्यूटेड द की स्टोन ऑफ बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी. कमेंट करना है इस पर हमें. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टुडे सेशन, और अगर आप प्रीवियस सेशन अच्छे से आप देख लेते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस. एंड आफ्टर दिस सेशन विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन where we will discuss all these questions. 8 to 10 questions हैं unification of Germany से, we will discuss those. Right? So make sure that you watch all the previous sessions. Previous sessions आपने अच्छे से ज़रूर देखे हों और आगे आने वाले sessions के साथ आप ज़रूर जुड़े रहें. Alright, so now let us start with today's topic, that is unification of Germany. Unification of Germany. So first of all, let us create a background. So what is Germany? राइट सो जर्मनी को बने एज अ फर्स्ट एज द एम्पायर, द फर्स्ट राइक ऑफ जर्मनी. राइट फर्स्ट राइक हमें देखने को मिलता है, देन सेकेंड राइक, फिर थर्ड राइक. थर्ड राइक ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हिटलर. सो जर्मनी इज अराउंड 150 ईयर्स हुए हैं अभी जर्मनी को बने हुए. जर्मनी एज अ नेशन स्टेट एंड लेट्स से एज अ राइक. लेकिन जर्मन पीपल, the nation or the feeling of oneness जो है, people calling themselves German, that is present for past, at least that is documented for past 2000 years. उससे भी ज़्यादा समय से वो ट्राइब्स, जर्मन स्पीकिंग ट्राइब्स जो है वो मौजूद है. राइट ये जो ट्राइब्स यूरोप में एंड सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरोप में जो ट्राइब्स हैं, लेट मी शो यू दिस इन अ मैप. सो दिस पॉसिबली आप कह सकते हैं कि दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द जर्मैनिक स्पीकिंग पीपल और जर्मैनिक ट्राइबल वर्ल्ड. दिस वाज द जर्मैनिक ट्राइबल वर्ल्ड बिटवीन 50 BC to 300 AD. So it is in the central Europe, as you can see, central and northern Europe. So the people northern, north का मतलब क्या होता है? North is the direction which is left to east. Right? उसके लिए नॉर्थ वर्ड यूज हुआ है. सो नॉर्डिक पीपल और नॉर्समैन और नॉर्थमैन, और पॉपुलर कल्चर में दैट दोज पीपल फेमसली केम टू नोन एज वाइकिंग्स, दोज वर एक्चुअली जर्मन पीपल. राइट सेक्सन, एंग्ला सेक्शंस, दे आल्सो मूव टू ब्रिटेन. राइट दीज जिन्हें आज हम फ्रेंच लोग कहते हैं, फ्रांस में रहने वाले लोग, फ्रांकिया, फ्रांक वाज एन एक्चुअली a Germanic tribe. राइट
those people who settled in the region of Gaul, this जिसे आज हम फ्रांस कहते हैं, this region during the Roman times this was known as Gaul. So Gaul में फ्रांकिया जर्मेनिक ट्राइब जाकर सेटल हो गई एंड इवेंचुअली शालमेन ने जब इनको यूनिफाई किया तो यहाँ पर एक फ्रेंच स्टेट जो है वो डेवलप होता है. सेम गोज फॉर इन द central European region. There were many these Germanic tribes, and they were tribal, they were warring tribes, they were continuous, they were highly martial tribes, they were continuously fighting with each other, right? And towards east they are extended till Poland आप कह सकते हैं, बल्कान रीजन तक जो है वो इनका स्प्रेड है जर्मेनिक ट्राइब्स का. बट इनका जो मेन हब है, बिकॉज धीरे धीरे इनको फिर पुश किया गया इनके मेन हब की तरफ, बिकॉज यहां पर फ्रैंक्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, राइट? सो दे वर पुश्ड टू द सेंट्रल यूरोपियन रीजन, दिस रीजन, जहां पर इवेंचुअली हमें होली रोमन एम्पायर देखने को मिलेगा. खैर, होली रोमन एम्पायर से पहले जो है वो रोमन एम्पायर था, राइट? सो दिस वाज द रोमन एम्पायर, एंड रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज जो है वो शेयर हो रही थी किसके साथ? जर्मेनिक ट्राइब्स के साथ. बट विद द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन्स, these Germanic tribes, they invaded Huns, they invaded and they captured this whole region. These Ostrogoths or Visigoths or Ostrogoths, these Germanic tribes, eventually they captured the Roman region and they established themselves there, right? And with due time, these were these Germanic tribes circa 1500. There were many states, many Germanic states, they were in hundreds. In Central Europe there were hundreds of Germanic states, right? अगर हम मिडिवल टाइम के जर्मनी को देखें या circa 1500 के आसपास देखें तो बड़े बड़े स्टेट्स कौन कौन से थे, राइट? सो ब्रिटेन वाज या इंग्लैंड वाज यूनिफाइड. इंग्लैंड को चलो एंग्लो सेक्शन रूलर्स ने यूनिफाई किया, बट विलियम द कॉन्करर ने फिर उसको पूरी तरह कैप्चर किया. देन इंग्लैंड वाज देयर. इन द नॉर्थ देयर वाज स्कैंडिनेवियन नॉर्दर्न स्वीडन किंगडम्स. फ्रैंकिया, किंगडम ऑफ फ्रैंकिया वाज देयर. किंगडम ऑफ स्पेन वाज देयर. किंगडम ऑफ पोर्टुगल वाज देयर. इटालियन, वेरियस इटालियन स्टेट्स वर देयर, राइट? ऑटोमन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ 1500s में, इन द 16th century ओनली, राइट? Russian Romanovs were present. Russian Empire was there. But in the Central European region, there was Kingdom of Poland also this time. Kingdom of Poland also there. Kingdom of Bohemia, Kingdom of Hungary, right? And rest was hundreds and hundreds of smaller German-speaking people, and their kingdoms were present, right? एंड दीज पीपल जर्मन भाषा बोल रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ, यानी कि डेनमार्क के साउथ से लेकर एल्प्स तक, इटालियन बाउंड्रीज तक, ये लोग जो है वो जर्मैनिक भाषा बोल रहे हैं, ये जर्मन भाषा बोल रहे हैं. अलग अलग डायलेक्ट्स हो सकते हैं, विद द चेंजिंग ज्योग्राफी डायलेक्ट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन भाषा सभी जो है वो जर्मन बोल रहे हैं. दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एक्चुअली, राइट? एंड फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द राइन रिवर से लेकर आप जो है वो मान सकते हैं पोलिश बॉर्डर्स तक, राइट? एल्बे रिवर तक, दिस रीजन, इसके बीच में जो है वो ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, जिनके छोटे 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 जो हैं वो किंगडम्स हैं, ग्रैंड डचीज हैं, आर्च डचीज हैं, राइट? यानी कि छोटे बड़े जो हैं वो अपनी खुद की उनकी प्रोविंसेस हैं, अपनी खुद की प्रिंसिपैलिटीज हैं, जो कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, लड़ रहे हैं आपस में, इंडिपेंडेंस बनाए रखे हुए हैं. तो आप देख रहे हैं डिवाइडेड है. अगर डिवाइडेड है तो कमजोर है, राइट? जिनको फिर फाइनली यूनिफाई किया गया, एटलीस्ट इन थियरी यूनिफाई किया गया, एंड अ होली रोमन एम्पायर वाज फॉर्म्ड, राइट? एंड इवेंचुअली द हाउस ऑफ हैब्सबर्ग, राइट, दैट रिसाइड्स इन ऑस्ट्रिया, द हाउस ऑफ हैब्सबर्ग, they finally became the masters of, they become the masters of Holy Roman Empire, and they became the Holy Roman Emperor. So the funny thing here is, these people, the Holy Roman Empire that was formed, right, especially
इन द आफ्टर 1500s और ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया के बाद जो होली रोमन एम्पायर को कंस्टिट्यूट किया गया, दिस वाज द होली रोमन एम्पायर एंड दीज वर द मेन स्टेट्स लाइक द लॉरेन, द लोअर लॉरेन, द अपर लॉरेन. आप कहेंगे सर इफ दिस इज नॉर्थ, व्हाई दिस इज लोअर लॉरेन एंड व्हाई दिस इज अपर लॉरेन, राइट? अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो आप मुझे मेंशन करेंगे कि क्या है इस सवाल का जवाब. देन द सैक्सनी, देन फ्रैंकोनिया, जर्मेनिक ट्राइब्स है. फ्रैंकोनिया और फ्रैंका वाज अ जर्मेनिक ट्राइब, याद रखेंगे, ठीक है. स्वाबिया, बावेरिया, बोहेमिया, मोरेविया, वरोना, लंबार्डी, बर्गंडी, राइट? इन सभी को जोड़कर बनाया गया होली रोमन एम्पायर. ये होली रोमन एम्पायर जर्मेनिक पीपल दे फॉर्म द होली रोमन एम्पायर, HRE, right? So I hope if you have watched the previous sessions, especially the initial sessions, वहां पर हमने होली रोमन एम्पायर और the 3 medieval institutions के बारे में बात करी है डिटेल में. So let us not go into that detail, but I'm just giving a brief background that these were the tribal people, these were many hundreds and hundreds of Germanic tribes जो कि यूनिफाई नहीं हुई और उनको एक रफ क्लस्टर में होली रोमन एम्पायर के अंदर बांधने की कोशिश की गई. Nevertheless, all of these states were relatively independent, right? They can manage their own economy, they can manage their own political, at least domestic political affairs, right? जो बड़े decisions हैं, like किसके खिलाफ, all of सबको मिलकर किसके खिलाफ जो है वो युद्ध करना, उस पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का इन्फ्लुएंस हो, right? So and during this time in the 16th century, अब यहां पर और क्या हो रहा है साथ में, यहां पर साथ में प्रोटेस्टेंट्स, कैल्विनिस्ट एंड लुथेरियन जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं. सो कैल्विनिस्ट एंड लुथेरियन दे रोट बाइबल इन जर्मन लैंग्वेज. एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट डायलेक्ट्स वेरी कर सकते हैं, बट दीज जर्मन स्टेट्स दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर. Root of their language is same, right? So from the time of the Protestant movement, so nationalism यानी कि यूनिटी की भावना जो है वो कब आनी शुरू हुई, या फीलिंग ऑफ वननेस की भावना जो है वो इन द मॉडर्न सेंस धीरे धीरे कब डेवलप होनी शुरू हुई? रेनेसां के बाद. रेनेसां के बाद या प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स जैसे स्ट्रांग होते गए और जर्मन एज अ लैंग्वेज जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि इनिशियल बाइबल जो है सबसे पहले लिखी गई थी द गुटनबर्ग बाइबल, राइट? सो जर्मन भाषा में बाइबल लिखी गई और सभी जर्मन स्टेट्स में उनको पढ़ा जाना शुरू किया गया. तो एक फीलिंग ऑफ वननेस आनी शुरू हुई दैट वी आर जर्मन्स. और हमने समझा ही है कि किस तरह विद द पासिंग सेंचुरीज, इवेंचुअली इन द 18th एंड देन इन द 19th century यूरोप, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड कंबाइंड विद लिबरलिज्म जो है वो स्ट्रांग होता है. एंड दैट नेशनलिज्म और लिबरलिज्म का आइडिया जो है वो उसका टेस्ट जर्मेनिक पीपल को भी लगता है. एंड एट द सेम टाइम आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड या रिमेंबर ऑल द प्रीवियस जो हमने कहानी पढ़ी अभी तक, कि इकोनॉमिक चेंजेस होगा, सोशल चेंजेस आएगा, आइडियोलॉजिकल चेंजेस आएगा, तो पॉलिटिकल चेंजेस आएगा. अब आफ्टर द ट्रीटी ऑफ और द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 के बाद यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है. एंड प्रूशिया was among or the Germanic states were among the first, और Germanic states में भी प्रूशिया was among the first started industrializing themselves, because उन पर ब्रिटिश का हाथ है, ब्रिटिश का सपोर्ट है उन्हें. क्यों है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट? थोड़ा मैट्रिमोनियल अलायंस है, थोड़ा ब्रिटिश का अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि एक को अपने सपोर्ट में रखो, दूसरे से लड़ते रहो, दूसरे को अपने सपोर्ट में रखो, तीसरे से लड़ो. सो ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट है उनके, ब्रिटिशर्स के. So Britain started industrialization in 1760s only. ब्रिटेन में शुरू हो गया था. एंड अप टिल 1800s ठीक ठाक इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो जाता है. फ्रांस में 1815 या 1800s में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगा. प्रूशिया में भी 1815 के बाद जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, राइट? सो इकोनॉमिक चेंजेस होंगे, सोशल चेंजेस क्या आएंगे? नई क्लास जब डेवलप होगी, यहाँ पर एक मिडिल क्लास, एक बुर्जुआ क्लास
जर्मेनिक स्टेट्स में भी डेवलप होगी, बिकॉज दीज जर्मेनिक स्टेट्स ये स्ट्रांग हैं बट अपने छोटे छोटे लेवल पर, समझ रहे हैं आप? मैंने वो क्या कहा, दीज आर मार्शियल पीपल। अगर ये मार्शियल पीपल है तो लड़ते रहे हैं आपस में कॉन्स्टेंटली, और लड़ते रहे हैं तभी ये छोटे छोटे, क्योंकि फेडरलिज्म हमने देखा है, हमने फेडरलिज्म को अच्छे से समझा है कि मार्शियल स्टेट्स होंगी, लड़ती रहेंगी तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगी, राइट? तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई मार्शियल स्टेट्स हैं, ये अब धीरे धीरे अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू कर रही है, जिसमें ग्रेटर पावर है प्रूशिया, राइट? सो प्रूशिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग अ बैकग्राउंड दैट व्हाट इज हैपनिंग। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो इकोनॉमिकल चेंज होगा, सोशल चेंज होगा, आइडियोलॉजिकल चेंज होगा, क्या यहां पर भी नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की भावना आएगी। So the middle class, the bourgeois, the upper middle, then the middle, and then the lower middle will lead, right? The lower masses, the peasantry, the sans-culottes, or then they came to be known as the proletariats, right? They will provide them leadership, and eventually these proletariats and peasants, they will find their own leadership somewhere else, as with the rise of socialism and Marxism, जिसको हम separate chapter में पढ़ेंगे, right? Nevertheless, the idea of nationalism and liberalism धीरे धीरे इन जर्मेनिक स्टेट्स में पॉपुलर हो रहा है। तो अगर ये नेशनलिज्म बढ़ रहा है, लिबरलिज्म बढ़ रहा है, तो नेशनलिस्ट वुड डिमांड रिपब्लिक, द लिबरल्स दे विल डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो बेसिकली इट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंज in Germany or these Germanic states, and that political change is what finally we term as the unification of Germany. That will be the final political change, कि जर्मनी या ये जर्मेनिक जो स्टेट्स है छोटे छोटे, ये यूनिफाई हो जाएंगे, फर्स्ट राइक बनेगा, रेल्म ऑफ जर्मनी, और पहला जर्मन एम्पायर हमें बनता हुआ नजर आएगा, राइट? सो अब हम धीरे धीरे करके थोड़ा डिटेल में जाते हैं स्टोरी की। देखिए, मैं अपनी तरफ से आपको कवर कराऊंगा स्टोरी, राइट? जो मेरा सेशन होगा क्लासरूम। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप बुक रीडिंग जरूर करें, और फिर इसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, मेक श्योर कि आप उन सेशंस को भी अटेंड जरूर करें। ऑलराइट, नाउ लेट अस कंटिन्यू। So what I was saying, what is the background? From the Protestant movement itself, there was a feeling of cultural unity in German states, that they share similar culture, because Protestant movements के साथ जर्मन भाषा में बाइबल लिखी गई। Protestant reformer Martin Luther translated the Bible in German, right? जर्मन भाषा में बाइबल लिखी गई, पूरे जर्मन स्टेट्स में फैल गई वो, और इवेंचुअली लोगों को रियलाइज हुआ कि यार हम तो एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, राइट? Moreover, Germany had been nucleus region of Holy Roman Empire for a long time. So Holy Roman Empire का न्यूक्लियस रीजन है, तो एक वो फीलिंग ऑफ वननेस होली रोमन एम्पायर से भी आ जाती है, राइट? बट इस फीलिंग ऑफ वननेस को पुश कहां से मिला? पुश मिला नेपोलियनिक रूल से। नेपोलियन ने वो पुश जो है वो प्रोवाइड किया। कैसे? रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट समझते हैं, राइट? सो अब आप लोगों को नेपोलियन की कहानी याद होगी, ठीक है, कि टिल 1812 नेपोलियन ने ऑलमोस्ट जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, वेस्टर्न और सेंट्रल कॉन्टिनेंटल यूरोप को जो है वो ऑलमोस्ट नेपोलियन ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, इन वन वे और अनदर। सो दैट वाज ट्रू फॉर द होली रोमन एम्पायर, बिकॉज नेपोलियन के एफर्ट, नेपोलियन की वजह से 1806 में होली रोमन एम्पायर को डिसॉल्व करना पड़ा था। अब कई सोर्सेज में लिखा है that Napoleon dissolved the Holy Roman Empire in 1806, और कई सोर्सेज में लिखा है that the Habsburgs they dissolved the Holy Roman Empire in 1806. Nevertheless, it was due to the actions of Napoleon, because the Holy Roman Empire की जो बड़ी स्टेट्स थी, स्पेशली जो जर्मन, जो फ्रांस के साथ, सदर्न फ्रांस के साथ जो बड़ी स्टेट्स लग रही थी, लाइक दिस बवेरिया हो गया, राइट? लाइक वुटेनबर्ग है और सेक्सनी है, ये धीरे धीरे अपना सपोर्ट जो है वो छोड़ते जा रहे थे और फ्रांस के साथ अलाइन होते जा रहे थे। सो 1806 में होली रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और इसकी जगह नेपोलियन बनाता है राइन कन्फेडरेशन।
Now I hope those who have attended previous sessions, they know about this. So Napoleon created a Rhine Confederation, right? And जो भी hundreds and hundreds of जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको उनका क्लस्टर बनाया, उन्हें 16 स्टेट्स का क्लस्टर बनाया और राइन कन्फेडरेशन बना दिया, और उस राइन कन्फेडरेशन को रखा अपने कंट्रोल में, राइट? अब नेपोलियन इतना सक्सेसफुल क्यों था? बिकॉज ही अपील्ड टू द नेशनलिज्म इन हिज पीपल, राइट? उसने अपने लोगों में नेशनलिज्म इंस्टिल किया बहुत स्ट्रॉन्ग, दैट वी आर द फ्रेंच नेशनल्स एंड वी आर सुपीरियर टू एवरीवन एल्स, फ्रेंच स्टॉक इज सुपीरियर टू एवरीवन एल्स। और इसी नेशनलिज्म की भावना को लेकर जो है वो नेपोलियन उतर रहा था युद्ध में और जीतता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे नेपोलियन का एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था, वैसे वैसे उसकी आर्मी डाइवर्सिफाइड होती जा रही थी। अब उसकी आर्मी में केवल फ्रेंच लोग नहीं थे, जर्मैनिक स्पीकिंग पीपल भी थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल भी थे, या जर्मैनिक पीपल भी थे। तो अब उसकी आर्मी में ये आइडिया या ये प्रोपेगेंडा अगर चलाए नेपोलियन दैट वी आर फ्रेंच स्टॉक इज सुपीरियर, दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज नाउ जर्मन पीपल के अंदर भी वो भावना आने लगी दैट इफ वी आर विनिंग वॉर्स, let's say under the leadership of Napoleon, nevertheless if we are winning wars, that means there is something in us also, right? तो एक जर्मन नेशनलिज्म भी स्टिल होना शुरू हुआ धीरे धीरे। एंड नॉट जस्ट दैट, धीरे धीरे जर्मन लोगों के अंदर भी यह भावना आने लगी कि भैया हम नेपोलियन के कंट्रोल में क्यों हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि मर्केंटलिज्म जो है वो जर्मनी में भी फैल रहा था, मिडिल क्लास तो धीरे धीरे जर्मनी में भी डेवलप हो रही थी, राइट? सो दैट मिडिल क्लास और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, वो भी धीरे धीरे जर्मनी में पहुंच रही थी। तो एक कॉन्शियसनेस जाग रहा था जर्मनी में भी, जर्मन पीपल में भी, दैट वी डू नॉट वांट अ फॉरेन रूल, वी वांट टू रूल आवरसेल्व्स, राइट? सो ये जर्मन नेशनलिज्म धीरे धीरे जो नेपोलियन के अगेंस्ट खड़ा हो रहा था, फाइनली इन द बैटल ऑफ लिप्सिक जो है वो 1813 में हमें देखने को मिलता है, वेयर कंबाइंड फोर्सेस नेवरदलेस जर्मन, केवल क्योंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मन पीपल दे डिफीटेड नेपोलियन, बट नॉट अलोन जर्मन पीपल, दैट वाज अ कंबाइंड फोर्स, राइट? काफी सारे सेना, ब्रिटेन भी था, रशियन फोर्सेस भी थी, ठीक है? बट इन बैटल ऑफ लिप्सिक क्योंकि जर्मनी में हो रहा था, हराया गया नेपोलियन को। तो यहां से जर्मन मिलिट्री मार्शल पीपल, उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया उन छोटी छोटी स्टेट्स में, दैट वी कैन डू ऑल दिस, ठीक है? नाउ लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट्स। सो व्हाट नेपोलियन डिड, नेपोलियन रीऑर्गेनाइज्ड नियरली 200 टाइनी स्टेट्स इनटू 16 बिग स्टेट्स एंड ही फॉर्म्ड द राइन कन्फेडरेशन। Likewise, he replaced the relic of Holy Roman Empire by a confederation of Rhine in 1806. In 1806, he replaced the Holy Roman Empire that formed a Rhine Confederation. So, Rhine Confederation से Holy Roman Empire से Rhine Confederation से Confederation of Germany से फ्रैंकफर्ट में 1848 में जो एक रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जाएगी, राइट? उसके बाद फिर फाइनली यूनिफाई हो जाएगा जर्मनी, ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे ये। नाउ व्हाट एल्स? सो नेपोलियन आया, तो नेपोलियन का काम क्या था कि पुराने जो इंस्टीट्यूशंस उनको हटाओ, तो फ्यूडलिज्म को हटाओ और अपनी नॉट एरिस्टोक्रेसी बट अपनी ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिश करो, विच वाज लार्जली बेस्ड ऑन मेरिट, राइट? So the end of feudalism, check over the power of church, because these people जर्मन में प्रोटेस्टेंट थे, इन द सदर्न साइड कैथोलिक्स भी थे बट प्रोटेस्टेंट थे ज्यादातर। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेपोलियनिक कोड गेव यूनिफॉर्मिटी इन द जर्मन स्टेट्स। सो नेपोलियन ने रिलेटिव यूनिफॉर्मिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करी इन जर्मनी, राइट? एक कन्फेडरेशन बना दिया जर्मनी में, रिलेटिव यूनिफॉर्मिटी लेकर आया, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त किया, मिलिट्री को दुरुस्त किया, और धीरे धीरे ट्रेड जो है वो उसको बेटर किया। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी स्टेट्स थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो ट्रेड अच्छे से नहीं चल रहा था। तो जब राइन कन्फेडरेशन बनाया तो ट्रेड स्मूथली काम कर रहा है अब, ठीक है?
तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बेटर होने लगी, मिडिल क्लास धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा, सोशल नया क्लास डेवलप हो गया, नई आइडियोलॉजी आ गई, राइट। तो लोगों के अंदर भी भावना आ गई भैया नेपोलियन के खिलाफ लड़ना है, विच फाइनली रिजल्टेड, वो रिफ्लेक्ट हुआ इन द बैटल ऑफ लिप्जिग 1813. Now, even through the reaction against Napoleon and participation in the war against him, what was the participation in war against him? The Battle of Leipzig in 1813. German states could develop a sense of fraternity among themselves. So, German लोगों में अब धीरे धीरे एक fraternity की भावना बनी, that कि हमने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, और हम लोग जो है वो क्या है, एक कन्फेडरेशन है, राइन कन्फेडरेशन है, हम जर्मन लोग हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, देयर वर मेनी फिलोसफर्स लाइक हीगल है, लाइक हर्डर है, लाइक जॉन है. दे प्लेड देयर ओन पार्ट इन प्रमोटिंग द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, राइट. नेपोलियन की जो प्रैक्टिकलिटी है उसको हटाकर एक थोड़ा सा इमोशन इंस्टिल करने की कोशिश करी, नेशनलिस्ट इमोशन जो है वो इंस्टिल करने की कोशिश की गई, राइट, फिलोसफर्स द्वारा. So this was the height of German, this was the height of French Empire in Europe, right? Europe in 1812. This was the Rhine Confederation, Rhine River से लेकर यहाँ तक, this was the Rhine Confederation, right? Apart from that, इस Rhine Confederation के यहाँ पर भी German speaking people हैं, but ये फ्रांस के कंट्रोल में है, ठीक है. यहाँ पर भी German speaking people है, this was under control of France. And finally, this was the Kingdom of Prussia, right? Kingdom of Prussia. अब देखो, German people, Kingdom of Prussia, they were also German people. They fought against Napoleon in the Battle of Leipzig, and then they defeated Napoleon in Waterloo. Prussian army, they defeated Napoleon in Waterloo. Prussian and British army combined. Prussian army थोड़ी बाद में पहुंची, British army पहले लड़ रही थी. Nevertheless, this gave them ample confidence. Right. So with the Vienna Congress in 1815, क्या हिसाब किताब किया गया फ्रेंच एम्पायर का, नेपोलियन के, बांट दिया गया इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, राइट. वापस फ्रांस को जो है वो उसी लेवल पर पहुंचा दिया गया जो रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस था, ठीक है. एक बड़ा हिस्सा फ्रांस का जो है वो तोड़कर कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी या जर्मन कन्फेडरेशन में बना दिया गया, राइट, विच एक्चुअली कंस्टिट्यूटेड ऑफ 39 स्टेट्स. राइन कन्फेडरेशन में 16 बड़ी स्टेट्स बनाई थी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स स्टेट्स को जोड़कर नेपोलियन ने. लेकिन कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या बनाई, 39 स्टेट्स. सो वी नो दैट व्हाई दिस 39 स्टेट्स, बिकॉज मेटरनिक सिस्टम, द ओल्ड ऑर्डर, दे डू नॉट वांट solidification or they do not want unified central European states. So इटली को भी तोड़ दिया गया, हमें पता है. this Piedmont Sardinia हो गया, Lombardy Venetia हो गया, then the Parma Modena Tuscany Lucca Papal States and Naples, right, और बीच में San Marino भी है. so छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया. some under the direct control of Austria, some under Habsburg, some under Bourbons, some under Savoy, some under Pope. सो इटली को तोड़ दिया गया और जर्मेनिक स्टेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, और वापस ये छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं, ठीक है, दे वर गिवन रिलेटिव ऑटोनॉमी, बट फाइनली दे वर दी अंडर द थंब ऑफ ऑस्ट्रियंस, बिकॉज ये जो कन्फेडरेशन है, दे हैड एक डाइट था इनका, यानी कि इनकी एक पार्लियामेंट कह सकते हैं एट फ्रैंकफर्ट, राइट, विच वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रिया. So Austrians, this was the Austrian Empire, and Austrian Empire was a multi-racial, multilingual empire. But the dominant race of people were German-speaking people, or dominant linguistic group was German-speaking people. So, and there was another kingdom which was German-speaking, that was Prussia, right? So part of Austrian Empire and part of Prussian kingdom was added into this German Confederation, but the German Confederation was set under the Austrian Empire, or to be precise, under the Austrian king, and not just king but the chancellor, that was Metternich, because Metternich was handling all the affairs, right? But here Prussia was given
very fertile and very mineral rich land of that famously known as Rhineland or region of Rhine. That means जो राइन रिवर है उसके आसपास का रीजन जो है वो प्रूशिया को दिया गया इन दी कांग्रेस ऑफ वियना, या कांग्रेस ऑफ वियना के बाद जो बंटवारा हुआ फ्रांस का, ठीक है। ऑस्ट्रिया को इन्फ्लुएंस दिया गया इटली में, राइट। जर्मनी को इन्फ्लुएंस मिला, सॉरी रशिया को इन्फ्लुएंस मिला पोलैंड में, फ्रांस को इन्फ्लुएंस मिला ऑन स्पेन एंड पोर्टुगल, ग्रेट ब्रिटेन को इन्फ्लुएंस मिला ऑन नेदरलैंड्स एज वेल एज ऑन द सी रूट्स, राइट। प्रूशिया को इन्फ्लुएंस मिला राइन पर, और ये राइन वाला रीजन वाज रिच इन आयरन एंड कोल। इवेंचुअली धीरे धीरे लोग, पहले से ही पता था, ठीक है, टेक्नोलॉजीज आ गई, ब्रिटेन ने टेक्नोलॉजीज दी एक्सट्रैक्ट कैसे करना है आयरन एंड कोल को, आयरन एंड कोल एक्सट्रैक्ट किया तो स्टील बना, स्टील बना तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई प्रूशिया में। सो प्रूशिया स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजिंग इटसेल्फ, बिकॉज एट द एंड हम देखेंगे कि इन जर्मेनिक स्टेट्स को, इन जर्मेनिक कन्फेडरेशन को फाइनली दो पार्टीज हैं जो यूनिफाई कर सकती है, प्रूशिया या ऑस्ट्रिया, और करेगी कौन? प्रूशिया करेगी। बड़ा कारण क्या है? दैट प्रूशिया इंडस्ट्रियलाइज्ड इटसेल्फ फर्स्ट, और इंडस्ट्रियलाइज्ड इटसेल्फ बिफोर ऑस्ट्रिया। इट मेड इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्गर economical power, eventually it made itself a stronger socio-economic, and then finally it made itself stronger political power. And at the same time Austria's economy was degrading, Austria's society was degrading, Austria's political hold was degrading. And finally when the time came when Austria's political strength declined and Prussia's socio-economic political situation was at heights, Prussia declared war against Austria. Prussia defeated Austria at the Battle of Sadowa in 1866, and then Prussia defeated France also in Battle of Sedan in 1870, and finally Prussia unified Germany. ये पूरी कहानी हम डिटेल में समझेंगे, right? So let us get back to the statement. So what happened? What was the role of Vienna's Congress? So Vienna Congress divided Germany in 39 states. We know this. Now for their representation, a German parliament was constituted. Diet कहा जाता है उसको, right? And over this diet, the influence was of Austrian state. Then Austria was made the guardian of the region. It was even given representation in the parliament of Frankfurt. This created resentment in German people. Now German people Austrian से धीरे धीरे resentment उनका बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रियंस की पॉलिटिकल पावर तो थी जर्मन कन्फेडरेशन पर, लेकिन ऑस्ट्रिया उनको इकोनॉमिक गेन इतना नहीं दे पा रहा था जितना प्रूशिया दे रहा था, बिकॉज प्रूशिया इंडस्ट्रियलाइज्ड इटसेल्फ फर्स्ट, मतलब या इंडस्ट्रियलाइज इटसेल्फ बिफोर, या बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रूशिया में था देन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक तो लैंड लॉक्ड भी है, राइट, और प्रूशिया जर्मेनिक कन्फेडरेशन के रास्ते प्रूशिया के पास एक्सेस है कोस्ट लाइन पर, ठीक है। खैर आप कह सकते हैं सेम आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि भैया ये एक्सेस तो मिल सकता है ऑस्ट्रिया को भी, बट प्रूशिया के पास यहां पर भी है, बाल्टिक सी में भी एक्सेस है, कोस्ट लाइन है, राइट। सो ब्रिटेन के साथ प्रूशिया के अच्छे रिलेशनशिप्स थे। प्रूशिया इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है अपने आप को पहले, प्रूशिया के पास राइनलैंड है अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, प्रूशिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर देता है। प्रूशिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर देता है तो प्रूशिया में एक सोशल क्लास डेवलप हो जाता है, मिडिल क्लास। और प्रूशिया या जर्मन पीपल एक बहुत बड़ा स्टेप उठाते हैं यहां पर अपने आप को फर्दर स्ट्रांग करने के लिए। वो क्या है? वो ये है कि दे स्टार्ट प्रमोटिंग एजुकेशन। एजुकेशन को बड़े लेवल पर प्रमोट करना शुरू करते हैं वो, राइट। इसीलिए आपको इन दी 19th century एंड देन इन द 20th century आपको देखने को मिलेगा अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ फिलोसोफर्स, अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड जनरली स्कॉलर्स इन एवरी स्फीयर, आपको एक बड़ी कंसेंट्रेशन जो है वो जर्मनी से निकलती हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज जर्मन people and started with Prussia, they started emphasis or they put great emphasis over education because they knew an educated youth is a can
easily become skilled youth, and skilled youth will be necessary for working in industries, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है, राइट। ये धीरे धीरे ये आइडिया प्रूशिया में शुरू हुआ और बाकी जर्मेनिक स्टेट्स ने भी अडॉप्ट करना शुरू किया। और प्रूशिया का जीनियस ये है कि धीरे धीरे प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को जो है वो बाकी जर्मेनिक स्टेट से अलग करना शुरू कर दिया। वो कैसे, थोड़ी देर में समझाऊंगा कैसे। सो वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वियना, ठीक है। दे क्रिएटेड अ डिवाइडेड जर्मनी ऑफ 39 स्टेट्स और जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट विच हैज, जिस पर इन्फ्लुएंस जो है वो ऑस्ट्रिया का ज्यादा था, बट प्रूशिया को दे दिया गया उस कॉन्फेडरेशन में राइनलैंड। राइनलैंड वाज रिच इन मिनरल्स, प्रूशिया इंडस्ट्रियलाइज्ड इटसेल्फ, प्रूशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। ये जर्मेनिक स्टेट्स धीरे धीरे प्रूशिया की तरफ झुकने लग गए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया पॉलिटिकली स्ट्रांग था तो रौब झड़ता था सब पर, लेकिन बदले में कुछ देता नहीं था। प्रूशिया बदले में रिसोर्सेज दे रहा है, राइट। तो ये जर्मन स्टेट धीरे धीरे प्रूशिया की तरफ झुकने शुरू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सो दिस वर दोस 39 स्टेट्स, जिसमें ये हिस्सा ऑस्ट्रिया का और ये हिस्सा प्रूशिया का। ये हिस्सा देख रहे हैं आप, राइनलैंड, दिस वाज अंडर प्रूशिया, राइट। और ये ना फ्रेंच लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी इससे कि ये राइनलैंड क्यों दे दिया, बिकॉज फ्रांस का था राइनलैंड, और फ्रांस से छीनकर इसलिए दिया था कि फ्रांस अपने आप को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज ना कर सके। ये यहां पर ब्रिटेन का जो है वो डिवाइड एंड रूल आ जाता है, फ्रांस अपने आप को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज ना कर सके, ठीक है। सो ब्रिटेन के लिए दिस कॉन्टिनेंटल यूरोप इज द नियरेस्ट मार्केट, लेकिन कंज्यूम करने के लिए लोगों को कंज्यूमरिज्म के बारे में पता भी तो होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो इंडस्ट्रियलाइज करना ही पड़ेगा। तो प्रूशिया का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, राइट। बट इन द लॉन्ग रन दैट बैकफायर्ड ऑन ब्रिटेन, बिकॉज दिस प्रूशिया इवेंचुअली यूनिफाइड इटसेल्फ, जर्मनी बन गया, एंड दैट यूनिफाइड जर्मनी एक इंपीरियल पावर में डेवलप होना शुरू हो गया 1870 के बाद, एंड फाइनली इट रिजल्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर 1 अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था। खैर वर्ल्ड वॉर 1 तक जब पहुंचेंगे तो देयर विल गो इन डिटेल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो वी हैव द बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। अब पहले हम यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफाई क्यों नहीं हो पा रहा था अभी तक, वो समझते हैं। फिर हम समझेंगे इन्हीं डिफिकल्टीज से कॉजेज भी निकल आएंगे। एक बार हमें कॉजेज समझ आ गए तो फिर हम फैक्टर्स समझते हैं, फिर हम देखेंगे कोर्स ऑफ यूनिफिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट वर द डिफिकल्टीज? सबसे पहले द वियना कांग्रेस डिवाइडेड द जर्मन रीजन इन 39 स्मॉल स्टेट्स, राइट। नाउ अगर स्टेट्स स्मॉल होंगी तो उनकी इकोनॉमी जो है वो वीक हो जाएंगी, राइट। अगर उनकी इकोनॉमी वीक हो जाएंगी तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगी, दे विल हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, राइट। एंड धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो दे विल हैव टू कंज्यूम, और अगर वो कंज्यूम करेंगी तो उनकी इकोनॉमी फर्दर डिक्लाइन होती जाएगी। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल कंज्यूम करते रहेंगे, तो इकोनॉमी डिक्लाइन होती चली जाएगी, जिससे लोगों के अंदर, खासतौर पे मिडिल क्लास के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ता जा रहा है, राइट। और अगर कंज्यूमरिज्म बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो नॉट जस्ट द मिडिल क्लास बट द लोअर क्लास विल आल्सो बी एजिटेटेड, right? Now these states were made stronger so that the balance of power could be maintained and no state among them could attempt to bring change in the German territory. Now आप कहेंगे कि सर स्मॉल थी, उनकी इकोनॉमी वीक थी, they were dependent, yes they were weak but in relation to each other they were relatively strong. ऐसा नहीं था कि इन जर्मेनिक स्टेट्स में से कोई एक स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, रेस्ट वर stronger in relation to each other. ऐसा नहीं था कि one is much stronger than other, right? With the exception of Austria and Prussia. Austria was politically strong at least till 1848, right? And till 1848 Prussia gradually made itself economically and socially strong, socio-economically strong. Then धीरे धीरे जब प्रूशिया की जब ऑस्ट्रिया की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ 1848 के बाद कम होती गई तो प्रूशिया ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू किया। तो यहां बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा था थोड़ी देर पहले,
एक चीज मेरे दिमाग से मिस हो गई थी, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन. वेयर इज इट? Yeah, so from 1815 till 1848, then from 1848 till 1862, then 1862 से 1870. 1862 में बिस्मार्क was made the chancellor, right? बिस्मार्क was made the prime minister आप कह सकते हैं, या हाईएस्ट अथॉरिटी पर बिस्मार्क को बिठाया गया, जहां से पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे प्रूशिया की और स्ट्रांग होती गई, या रियल पॉलिटिक को प्रूशिया ने फॉलो करना शुरू किया, राइट. बट ड्यूरिंग दिस टाइम 1815 से 1848 तक प्रूशिया में क्या चल रहा है? प्रूशिया में चल रहा है आयरन एंड कोल, राइट. यानी प्रूशिया अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहा है. स्ट्रांगर देन होम? स्ट्रांगर देन ऑस्ट्रिया, स्ट्रांगर देन फ्रांस इवन, राइट. 1848 से 1862 के बीच इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली दोनों स्ट्रांग कर रहा है. एंड देन फाइनली जब 1860s तक आते आते ऑस्ट्रिया फ्रांस काफी वीक हो चुके हैं, तब प्रूशिया जो है वो फॉलो करता है अंडर बिस्मार्क द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन. सो सवाल यहां पर यह बनता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है पॉलिसी? कोल एंड आयरन की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है या ब्लड एंड आयरन की? लेट मी कोट दिस क्वेश्चन. वेयर इज इट? यस. वाज जर्मन यूनिफिकेशन अचीव्ड मोर बाय कोल एंड आयरन देन बाय ब्लड एंड आयरन? राइट. सो द क्वेश्चन इज, was German unification achieved more by coal and iron than blood and iron? ठीक है, इस पर आपको कमेंट करना है, क्रिटिकली कमेंट किया जा सकता है, ठीक है, बट आपको कमेंट करना है यहाँ पर. Try to write this in 200 words after this session. Actually, we'll discuss this questions in upcoming sessions. So, coal and iron से यूनिफिकेशन हुआ या ब्लड एंड आयरन से? तो बेसिकली हमने क्या देखा कि 1815 से 1848 तक कोल एंड आयरन है. 1848 के बाद धीरे धीरे ब्लड एंड आयरन होगा 1870 तक, राइट. बट ये ब्लड एंड आयरन तभी हो सका जब कोल एंड आयरन है, यानी इकोनॉमिकली प्रूशिया और जर्मेनिक स्टेट स्ट्रांग हुए, देन ओनली दे वर एबल टू एक्सर्ट देयर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ. अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते तो पॉलिटिकली स्ट्रांग कैसे हो पाते? जब उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती तो वो मिलिट्री को स्ट्रांग कर ही नहीं पाते. मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होती तो वो कैसे अपने आप को एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाते और कैसे ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा पाते बैटल्स में या वॉर में. सो आफ्टर कवरिंग, आफ्टर इस सेशन को पूरा कवर करने के बाद वी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. वाज जर्मन यूनिफिकेशन अचीव मोर बाय कोल एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन? बट हमारे पास बेसिकली कंक्लूजन क्या है? दैट इट वाज नॉट, द क्वेश्चन इज नॉट कि किसने ज्यादा जो है वो मतलब किसके कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स अ प्रोसेस. कोल एंड आयरन नहीं होता तो ब्लड एंड आयरन नहीं हो पाता, और अगर केवल कोल एंड आयरन ही होता, ब्लड एंड आयरन नहीं होता, तो भी यूनिफिकेशन नहीं हो पाता. बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट. सो क्या डिफिकल्टीज है? वापस आते हैं डिफिकल्टीज पर. सो Vienna Congress divided the German region in 39 small states. These states were made stronger so that the balance of power could be maintained and no state among them could attempt to bring change in the German territory. Of course. Now the German region was very big in size and it was politically, socially and economically divided. ठीक है, huge region, huge geographical region and it was divided. Next reason आप कह सकते हैं, the competition between Austria and Prussia made it difficult to bring any change in the German region. ठीक है, who will unify, Prussia और Austria? Austria का historical claim था that they were the Holy Roman Emperors, the House of Habsburg,
right? So they had the historical claim, but Prussia was economically strong. The Germanic states were leaning towards Prussia, but politically Austria was strong, right? So if यूनिफिकेशन होगा भी तो किस तरह का यूनिफिकेशन होगा? ग्रेटर जर्मनी बनेगा जहां पर सभी जर्मेनिक स्टेट इंक्लूडिंग होल ऑफ द ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग, इंक्लूडिंग ऑल द नॉन जर्मेनिक पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग को भी जोड़ दिया जाएगा, या लिटिल जर्मनी बनेगा जिसमें केवल जर्मेनिक स्पीकिंग पीपल को जोड़ा जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी या जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है उसका जर्मेनिक स्पीकिंग पीपल जो पोर्शन है वो भी जोड़ दिया जाएगा. सो लेट मी शो यू दिस इन मैप अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा. सो द क्वेश्चन बस, पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन करेगा यूनिफाई, ठीक है, प्रूशिया करेगा या ऑस्ट्रिया करेगा. प्रूशिया का क्लेम क्या है, ऑस्ट्रिया क्लेम क्या है, दैट उसका हिस्टोरिकल क्लेम है दैट वी वर द होली रोमन एम्परर्स, सो वी आर सपोज टू यूनिफाई जर्मनी. और प्रूशिया का क्लेम, प्रूशिया इनिशियली क्लेम नहीं कर रहा है जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए. देयर इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, राइट, दैट इट वाज समथिंग लाइक कि बिस्मार्क का एम जो है वो जर्मनी का यूनिफिकेशन था ही नहीं. इस लाइन पर वो क्वेश्चन था, एंड विच इज एक्चुअली करेक्ट. बिस्मार्क तो एक मोनार्किस्ट था. ही वांटेड टू स्ट्रेंथन द किंगडम ऑफ प्रूशिया at the cost of neighboring German states. He wanted to become the master of Europe. He wanted Kingdom of Prussia to be the master of Europe. But with due time, with changing circumstances, Germany was unified. So, Prussia का अपना एजेंडा है, ऑस्ट्रिया का अपना एजेंडा है. एक तो ये है, और दूसरा कारण है कि क्या बनाया जाएगा. So, कंप्लीट जर्मन स्टेट बना जाएगा, यानी कि दिस विल बी द जर्मनी दैट विल बी फॉर्म, राइट, विच विल कंटेन नॉट जस्ट द जर्मन, नाउ दिस इज द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, होल ऑफ दिस, दैट इंक्लूड्स प्रूशिया, दैट इंक्लूड्स ऑस्ट्रियाज जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, एंड द ग्रेटर जर्मनी इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉन जर्मन स्पीकिंग. ये यहां पर हंगेरियन है, ठीक है, यहां पर क्रोवेट्स हैं, इधर रोमनज या रोमानीज भी हैं, इधर स्लावक भी है, चेक्स भी है, स्लोवाक भी है, स्लोवीन्स भी है. तो यानी कि मल्टी एथनिक है, मल्टी रेशियल है, मल्टी लिंग्विस्टिक है ये रेस्ट ऑफ द पार्ट. क्या इसको भी जर्मनी में जोड़ दिया जाएगा, यूनिफाइड जर्मनी में रखा जाएगा, या केवल एक जर्मन स्पीकिंग इतना हिस्सा जो है वो एक यूनिफाइड जर्मनी बनेगा? ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन. व्हाट वाज द आंसर? फाइनली केवल इतना हिस्सा जो है वो यूनिफाई हो सका. This was the region that was finally unified. ठीक है. Next trouble क्या है? Now, few foreign powers had interest in the German region. Few तो modest है कहना. ब्रिटेन के अपने इंटरेस्ट है. फ्रांस को आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना एक साइड फ्रांस, एक साइड ऑस्ट्रिया, एक साइड रशिया, एंड यहां पर प्रूशिया भी. ठीक है, इन सब पर जिम्मेदारी थी कि भैया बीच में जो जर्मेनिक स्टेट्स हैं इनको यूनिफाई ना होने दिया जाए, और इनको अगर डिवाइडेड रखेंगे, और ब्रिटेन अगर खुद को क्या करता है, खुद को इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है ब्रिटेन, और थोड़ा बहुत इनको इंडस्ट्रियलाइज कर दे प्रूशिया के रास्ते, तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर वर्ग यहां पर बन जाएगा, ब्रिटेन के लिए एक बहुत बढ़िया मार्केट बन जाएगा. सेम विल बी द केस ऑफ फ्रांस. फ्रांस के लिए भी एक बहुत अच्छा मार्केट होगा सेंट्रल यूरोप में, राइट. ऑस्ट्रिया के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया वाज मेड द गार्डियन ऑफ द जर्मन रीजन एंड फ्रांस हैड इन्फ्लुएंस इन द सदर्न पार्ट ऑफ, सो सदर्न पार्ट जो है, ठीक है, उस पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, राइट. जो अल्सास लॉरेन और जो वुटनबर्ग या बैडन वाला जो रीजन है, और बैडन के आगे क्या है, कौन सी स्टेट है, वुटनबर्ग है, बैडन, अल्सास लॉरेन है, देन देयर इज दिस, एक सेकेंड, बर्गंडी भी है, एक नाम भूल जा रहा हूं मैं, इट इज बवेरिया, यस बवेरिया, बड़ी स्टेट. सो इन सब पर पेरिस या फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, ये सदर्न स्टेट्स पर. नॉर्दर्न स्टेट्स पर जो कि प्रूशिया, बिकॉज यहां पर एक साइड प्रूशिया ये है, एक साइड प्रूशिया ये है, तो ये बीच की जो नॉर्दर्न स्टेट्स है इन पर इन्फ्लुएंस प्रूशिया का है, सदर्न स्टेट्स पर इन्फ्लुएंस फ्रांस का है, एक साइड से इन्फ्लुएंस ऑस्ट्रिया का है, राइट. तो सबके अपने अपने एजेंडा है. सो दैट रिजल्टेड इनटू, अगर सब अपनी तरफ खींच रहे हैं तो यूनिफाई होने में प्रॉब्लम आएगी ऑब्वियसली. ठीक है.
Then what was the role of different factors? Now let us look at the factors. आप कहेंगे सर कॉजेस तो बताए नहीं. सो मेन कॉज क्या है? प्राइम कॉज है द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म. पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म या नई आइडियोलॉजी. बट कॉजेज में आपको मैंने बताया ना, इकोनॉमिकल चेंज इज द कॉज, देन सोशल चेंज इज द कॉज, देन आइडियोलॉजिकल चेंज, and then finally the result is political change. So these were the causes. I hope you understand these causes. Now role of different factors in the unification of Germany. First is the ideological or cultural factor. तीन factor में हम देखेंगे. Ideological cultural factor आएगा पहला, ठीक है. Then second will be the material factor or industrial material factor, and then third is the military diplomatic or the political factor, जहाँ पर बिस्मार्क का रोल आएगा. The policy of blood and iron, right? So cultural factors, ideological cultural factors. So मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिकल चेंज आएगा, ठीक है, सोशल चेंज आएगा, आइडियोलॉजिकल चेंज आएगा, तो पॉलिटिकल चेंज आएगा. सो पॉलिटिकल फैक्टर्स होंगे उस चेंज के पीछे, ठीक है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर होंगे उस चेंज के पीछे, राइट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे उस चेंज के पीछे, या सोशियो कल्चरल जो है वो फैक्टर्स होंगे उस चेंज के पीछे. तो सबसे पहले आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं, क्या नई आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है. तो हम जानते ही हैं विद द बैटल ऑफ लिप्जिग, राइट, विद द in the war against Napoleon, the German states developed sense of brotherhood. At the Battle of Leipzig, they saw the testament of their brotherhood, that they can combine, they can defeat the menace of Napoleon. Now this feeling was further encouraged by German thinkers like Johann Herder, Hegel and Fichte. So some of them we can quote, like for Johann we can quote, he talks about relation between state and nation. So state is not just a political entity, state की soul जो है वो nation में बसती है, right? So state and nation are जुड़े हुए हैं आपस में. He rejected the universalism of Goethe. Goethe was another philosopher, German philosopher, and started to talk in terms of German nationalism. So universal idea नहीं, हमें पूरी दुनिया को नहीं जोड़ना, हमें जर्मनी को जोड़ना है. सो जर्मन फिलोसफर्स जो हैं वो जर्मनी को जोड़ने की बात कर रहे हैं. तो मैंने आपको बताया ना, धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है 1815 के बाद, प्रूशिया ने क्या करना शुरू किया. विद प्रूशिया दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर एजुकेशन, राइट. तो केवल टेक्निकल एजुकेशन ही नहीं, इन द फील्ड ऑफ साइंस, वेरियस साइंस, इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंसेस, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज, इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी, हर डायरेक्शन में जो है वो जर्मन स्कॉलर्स काम कर रहे हैं. बर्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी 19th सेंचुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर बनता है बर्लिन, ठीक है. हर्डर क्या कहते हैं, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉकगीस्ट या फोकगीस्ट, विच इज नेशनल सोल. दैट मीन्स बेसिकली वही कि नेशन हैज अ सोल, राइट. According to him, nation having its own soul, right? So nation को एक organism की तरह जो है वो उन्होंने treat किया, और that eventually resulted into what? That eventually resulted into a personification of German nationalism in the form of the German mother, or Mother Germany, right? एक female personification of Germany. She was a warrior, she was broad shouldered, she was tall, she was white, right? And she was the symbol for the nationalists, especially for the nationalists, because the liberals they were more in favor of having a constitutional monarchy. The nationalists they were more in favor of creating a republic, right? उसके अलावा और भी एक ग्रिम ब्रदर्स, दे पब्लिश्ड मेनी व्हाट वी कॉल देम माइथोलॉजिकल स्टोरीज की बुक्स को, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो जर्मैनिक
सेंचुरीज से जो फैली हुई माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी जर्मनी की, उनको बुक्स में कंपाइल करके उन्होंने बच्चों के लिए स्टोरीज बनाकर पब्लिश करना शुरू किया, जिसमें एक यूनिफाइड मैसेज उन्होंने दिया टू फॉलो द हायर अथॉरिटी, राइट, टू फॉलो द सोल ऑफ नेशन और टू फॉलो नेशनलिज्म, जिससे एक फीलिंग ऑफ यूनियन जो है वो लोगों के अंदर, फीलिंग ऑफ यूनिटी लोगों के अंदर बढ़ती गई। हीगल क्या कह रहे हैं? He presented an ideal picture of a nation. He emphasized that nation is divine expression on earth. Right? It is not the rulers who are divine, but the nation who is divine. Right? So nationalism का आइडिया जब आता है, धीरे धीरे नेशनलिस्ट आइडिया जब बढ़ता है, तो बेसिकली होता क्या है, मोनार्क्स वीक हो जाते हैं उससे, बिकॉज नेशनलिस्ट जो है वो अपने आप को इक्वल में रखने, सेम गोज फॉर लिबरल्स, दे kept themselves at equality with or at par with the aristocracy or with the church, और वो डिनाई करते हैं डिवाइन अथॉरिटी पर। किसकी डिवाइन अथॉरिटी? ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स और द रूलिंग एलिट्स टू रूल, राइट, जिससे वीक हो जाती है सिचुएशन किसकी? मोनार्क्स की। लेकिन हम क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन कौन करेगा? अंडर मोनार्की यूनिफिकेशन होगा, बोथ इन केस ऑफ जर्मनी एज वेल एज ऑफ इटली। दैट मीन्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ 1815 से 1858 तक, 1848 तक क्या होगा? एक सेकेंड, ब्लैंक स्पेस। 1815 से 1848 तक जहां पर एक साइड नेशनलिज्म और लिबरलिज्म प्रमोट होगा, यानी मिडिल क्लास लोअर क्लास स्ट्रांग होती जाएगी, राइट, यहां पर सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म के आइडियाज भी स्ट्रांग होते जाएंगे। सो दे विल डिमांड मोर इन मोर शेयर इन पावर। Some would demand outright formation of or creation of republics. Some would demand constitutional monarchies. What that implies? That implies a relative decline in the position of monarchs. But what was the real politic? What was practical, or what practically happened was unification under strong monarchs. So monarchs of Germany and monarchs of Italy, Piedmont, Sardinia and here Prussia, right, यहाँ पर Piedmont, Sardinia and here Prussia, they unified their respective people, right, not the nationalists or not the socialists or not the Marxists, not the liberals. So the revolution, to say the revolutions they died after 1814, but unification nevertheless happened. So unification happened on the basis of militarism, right, not on the basis of ideology. It happened on the basis of militarism. और वो militarism कहाँ से strong हुआ? इकोनॉमी के स्ट्रांग होने से. सो स्ट्रांग मिलिट्री, स्ट्रांग पॉलिटी, स्ट्रांग इकोनॉमी, स्ट्रांग मिलिट्री, स्ट्रांग इकोनॉमी, स्ट्रांग पॉलिटी, राइट. एंड कहीं ना कहीं अब इसका मतलब ये नहीं है कि दैट दीज आइडियोलॉजीज वर लॉस्ट. नो, दी unified Germany and unified Italy, they had these liberal ideologies, they had nationalists in them, right, but ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस किसका था? ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस था मोनार्क्स का, राइट. और यहां पर नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे अब 1848 के बाद 1870 तक आते आते ये नेशनलिज्म जिंगोइज्म में बदलना शुरू हो जाएगा, जिसका बेनिफिट जो है वो रूलिंग एलिट्स को, मोनार्क्स को मिलेगा, ना कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास. हाँ, मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास, जिनकी इंडस्ट्रीज है, जिनके बैंक्स हैं, जिनकी मशीन बनाने की फैक्ट्री है, जिनकी वेपन्स बनाने की फैक्ट्रीज है, उनको बेनिफिट होगा. लेकिन लोअर क्लासेस, द मासेस, द पीजेंट्री, द आर्मी पर्सनल्स, ऑब्वियसली दे विल लूज देयर लाइव्स, दे विल लूज देयर रिसोर्सेस इवेंचुअली. सो द रेवोल्यूशंस वर लॉस्ट. सो इस पर एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग. The question is, the language of narrow nationalism held at Frankfurt destroyed the German Revolution as the fatal idea of aggrandizement of the House of Savoy destroyed the Italian Revolution. Discuss. So 1848 के बाद जो फ्रैंकफर्ट में जो डाइट था, या जो बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, वहां पर हल्का सा जर्मन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला 1848 से 49, इनफैक्ट 50 तक, राइट. फिर ऑस्ट्रिया ने ट्रीटी करवाकर वापस कन्फेडरेशन को रीइंस्टेट कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे फिर बिस्मार्क आने लग जाता है और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है, और ये मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास बैकफुट पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि बिस्मार्क टाइम एंड अगेन
प्रूशियन पार्लियामेंट में मिडिल क्लास को बाईपास करते हुए रूल्स पास कराते हैं, स्पेशली इन रिलेशन टू मिलिट्री, राइट। एंड एट द सेम टाइम इन इटली जो मिडिल क्लास है या जो रेवोल्यूशन है, जो लोअर क्लासेस से जो रेवोल्यूशन निकल कर आ रही है, दैट विल डाई डाउन इन पिडामोन सार्डिनिया और द हाउस ऑफ सेवॉय विल रूल, राइट। क्योंकि हमें दिखेगा कि एक साइड से गैरिबाल्डी आएंगे नेशनलिस्ट को लेकर, रिपब्लिकन्स को लेकर, बट गैरिबाल्डी वो पूरा मूवमेंट जो है वो विक्टर इमैनुअल सेकंड के हाथ में दे देंगे। और यूनिफाई कौन करेगा? हाउस ऑफ सेवॉय, मोनार्क्स यूनिफाई करेंगे। सो रेवोल्यूशंस विल डाई डाउन, राइट। सो रेवोल्यूशन और रिपब्लिकन्स जो हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, राइट, लिबरल्स विल गेट देयर ओन से, बिकॉज लिबरल का तो काम बन गया, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, उनको स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज मिल गई और उनको बेनिफिट जो है वो, क्योंकि मिलिटराइज्ड बहुत ज्यादा है ये मोनार्कीज, तो वॉरफेयर में वो उतरे तो लिबरल्स या अपर मिडिल क्लास और यार जो बुर्जुआ है उनको तो बेनिफिट हो गया, क्योंकि उनको तो इंडस्ट्रीज मिल गई लगाने को। बट जो मिडिल है, जो लोअर मिडिल है, उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई, स्पेशली लोअर क्लासेस। सो जो नेशनलिस्ट है और जो रिपब्लिकन्स है, उनकी रेवोल्यूशंस जो है वो दे डाइड डाउन आफ्टर 1848। सो द क्वेश्चन अगेन इज, the language of narrow nationalism held at Frankfurt destroyed the German Revolution, as the fatal idea of aggrandizement of the House of Savoy destroyed the Italian Revolution. Discuss. So we'll discuss this question in upcoming sessions, don't worry, in details we will go. So where were we? Yes, so these were the ideological cultural factors. Then the important ones were the industrial or material factors. Now industrial revolution played an important role in the unification of Germany. How come? Industrial revolution gave the iron and coal, right? Because iron and coal, because Prussia received the region of Rhineland, and Rhineland से iron and coal मिला, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रुशिया में स्ट्रांग हुआ। Now, industrial revolution started in Germany in the early decades of 19th century, 1815 के बाद, right? Now, the process of industrialization started in Prussia and then it spread to the other parts of Germany. Now, this was because Prussia owned the coal and iron-rich region of Rhineland. It was given to it by the Vienna Congress in 1815. This helped unification in the following ways. So, we know about all this, we have covered. Now, let us understand how it helped in the unification of Germany. Now, for the leadership under whose aegis the unification of Germany was to be carried out, there were two contenders, Austria and Prussia, right? So, Austria and Prussia both had stakes in the Confederation of Germany, Austria being the stronger political power, but Prussia eventually became the stronger economical power, right? So, मिडिल क्लास जो डेवलप हो रहा है या जो नई आइडियोलॉजी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म और लिबरलिज्म तो दे दिया, तो यूनिफिकेशन करने का आइडिया जो है वो जर्मनी में इंस्टॉल तो हो गया है। तो यूनिफिकेशन अब कौन करेगा? तो दो हैं कंटेंडर्स, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया। प्रुशिया का हिस्टोरिकल क्लेम है, बट प्रुशिया का इकोनॉमिकल क्लेम है, राइट? तो धीरे धीरे जर्मेनिक स्टेट्स प्रुशिया की तरफ झुकते चले गए, और केवल झुकते नहीं चले गए, प्रुशिया ने झुकाया अपनी तरफ। प्रुशिया इंडस्ट्रियलाइज होता गया, तो प्रुशिया के साथ ट्रेड करना इन जर्मेनिक स्टेट्स की धीरे धीरे मजबूरी बनती गई। और अगर प्रुशिया ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो करता है कि ट्रेड करना मुश्किल हो जाए अनलेस आप हमारे साथ जुड़ते चले जाएं, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऑस्ट्रिया जो है वो ऑस्ट्रिया को डिस्टेंट कर दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिफिकेशन मूवमेंट। तो ऑस्ट्रिया की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर होती जा रही है। और अब देखिए, ऑस्ट्रिया एक तो मेनलैंड में फंसा हुआ है, कोस्ट लाइन नहीं है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी लेट पहुंचा इसके पास। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप कहेंगे सर ऑस्ट्रिया के पास कोस्ट लाइन साउथ से तो आ जाती है, बिकॉज ऑस्ट्रिया हैड द वेनिशिया रीजन जो है वो वहां से मेडिटेरेनियन में कोस्ट लाइन तो थी उसके पास। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यूरोप में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से हो रहा है ना, ठीक है? कहां से हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन? कौन है ऊपर बैठा हुआ बाबा? दिस क्या बोलते हैं हम इसे? ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो ब्रिटेन से आएगा तो पहले प्रुशिया तक पहुंचेगा ना इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो सब टेक्नोलॉजीज मेडिटेरेनियन के रास्ते तो नहीं आएंगी, बहुत दूर है, तो ऑस्ट्रिया तक बहुत देर में पहुंचा।
अगर ऑस्ट्रिया तक बहुत देर में पहुंचा तो ऑस्ट्रिया मिलिटरी इंडस्ट्रियलाइज देर से कर पाया, तो उस इंडस्ट्रियल लेवल पर मिलिटराइज अपने आप को देर से कर पाया। तो प्रूशिया जो फॉलो कर रहा था पॉलिसीज अदर जर्मेनिक स्टेट्स के अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया अपने आप को उस लेवल पर नहीं पहुंचा सका टाइम से। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया वाज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एज इट वाज सक्सेसर ऑफ द होली रोमन एम्पायर, thus the merger of German states with Austria seemed historically correct. But despite of this fact, if German states were inclined towards Prussia, then it was towards Austria only due to its industrial advancement, because प्रूशिया से जो है वो जर्मन स्टेट्स को बेनिफिट मिल रहा था, और अगर नहीं मिल रहा था तो प्रूशिया ऐसी सिचुएशंस बना रहा था कि उनको झुकना पड़ ही जाए, यानी कि जैसे टैरिफ्स बढ़ा दिए। ठीक है, अब ट्रेड तो करना ही है। ठीक है, अगर प्रूशिया इज द सोल इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, राइट, और अगर मान लीजिए सैक्सनी को अपने आप को क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइज करना है, या वुटनबर्ग को करना है, या बवेरिया को अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना है, दीज वर दी लार्जर स्टेट्स। ठीक है, तो उन्हें टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रूशिया से। प्रूशिया अगर उस पर टैरिफ बढ़ा दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको इंपोर्ट करना। ठीक है, सो अनलेस दे आर जॉइंट, दे मतलब अगर वो प्रूशिया के साथ अपने इंटरेस्ट को अलाइंड रखें तब तक जो है वो प्रूशिया उनको हेल्प नहीं करेगा। तो इवेंचुअली हुआ क्या, प्रूशिया के साथ वो अलाइंड हो गए धीरे धीरे, प्रूशिया हेल्प देम, और प्रूशिया ने इतने बड़े लेवल पर हेल्प किया कि जो मतलब प्रूशिया वाज द फर्स्ट टू क्रिएट कस्टम यूनियंस, राइट, एंड दैट कस्टम यूनियंस, क्योंकि प्रूशिया में भी डिफरेंट छोटे छोटे जो है वो प्रोविंसेस थे प्रूशिया के अंदर भी, और उनके अपने अपने अलग अलग जो है वो कस्टम रेट्स थे। तो प्रूशिया ने अपने भीतर जो है पहले कस्टम यूनियन बनाई जिनमें रेट्स जो है वो फिक्स कर दी सबके लिए बराबर, राइट, और फिर धीरे धीरे पुश किया रेस्ट ऑफ दीज जर्मेनिक स्टेट्स को टू जॉइन दोज कस्टम यूनियंस, एंड दोज हु जॉइंड दीज कस्टम यूनियंस enjoyed same tariff rates among each others and also from foreign traders. So let's say अगर फ्रांस को ट्रेड करना है वुटनबर्ग से, वुटनबर्ग has joined the custom union of Prussia. So वुटनबर्ग के मतलब सो फ्रांस के आगे दो ऑप्शंस नहीं होंगे दैट कि वुटनबर्ग से ट्रेड कर लें या सैक्सनी से ट्रेड कर लें, नहीं, बिकॉज दोनों सेम टैरिफ ऑफर करेंगे फ्रांस को, राइट। तो सिंस सेम टैरिफ चल रहा है तो सभी को बराबर तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। नॉट जस्ट दैट, खुद के पास जो टैरिफ का पैसा जो पहुंच रहा है वो प्रूशिया ने अपने पास छोटा हिस्सा रखा और ज्यादातर हिस्सा जो है वो बांट दिया किसमें, इन जर्मेनिक स्टेट्स में। तो रिश्वत बांट रहा है वो सबको, बदले में क्या मांग रहा है कि हमारी तरफ झुके रहो, ऑस्ट्रिया की तरफ मत जाओ, और इन बिटवीन ऑस्ट्रिया को नहीं ज्वाइन करने दे रहा ये कस्टम यूनियन। क्यों? क्योंकि रूल बना दिया कि नया मेंबर तभी इस कस्टम यूनियन में हम ज्वाइन करेंगे जब सभी की यानी कि यूनानिमस डिसीजन होगा तभी ज्वाइन होगा, और प्रूशिया मानेगा ही नहीं तो ऑस्ट्रिया कब ज्वाइन करेगा? प्रूशिया के साथ ही जो ज्यादा ही खास है प्रूशिया के वो नहीं मानेंगे तो ऑस्ट्रिया ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। तो ऑस्ट्रिया को धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से होने वाले बेनिफिट से दूर रखा, तो खुद को और जर्मेनिक स्टेट को प्रूशिया स्ट्रॉन्ग करता गया, और ऑस्ट्रिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रिया का प्रोडक्ट जो है वो रिलेटिवली महंगा एंड रिलेटिवली चीपर है, नॉट जस्ट फ्रॉम द जर्मन प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द फ्रेंच प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। This was all happening between 1815 to 1848, in fact 1860s तक, when finally in 1866 all the Germanic states were part of this customs union, right? Now let us look at the material factors in points में समझते हैं हमें। Now in the course of industrial revolution, अच्छा रेलवेज जो है वो डेवलप कर रही है जर्मनी में, एंड जर्मनी के पास बेनिफिट क्या था कि ये सभी जो है वो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। तो ये जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे ये पुराने प्रोमिनेंट पावर सेंटर्स थे अपने आप में ही, नॉट अनलाइक ब्रिटेन जिसमें लंदन हो गया और यॉर्क है और विटनचेस्टर है, इस तरह के जो है वो कुछ छोटे छोटे जो है वो इस तरह के कुछ बड़े सिटीज और बाकी सब छोटे छोटे ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ जर्मनी देयर वर अ लॉट ऑफ स्मॉल मीडियम टू लार्ज टाउन्स एंड सिटीज,
राइट. सो वो सभी अपने लेवल पर इंडस्ट्रियलाइज कर सकते थे अपने आप को, एंड ऑल ऑफ देम गॉट कनेक्टेड विद रेलवे, एंड वंस दे गॉट कनेक्टेड विद रेलवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्ट्रांग हो गया वहां पर. एंड नॉट जस्ट रेलवे, दे ऑल गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू कैनाल सिस्टम्स ऑल्सो. 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिवर्स हैं, राइन और एल्बा तो है ही, उसके अलावा डेन्यूब रिवर भी है, ठीक है, और भी रिवर्स हैं, दे गॉट कनेक्टेड विद ईच अदर विद कैनाल्स. सो स्टीम इंजन बोट्स जो है वो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे फर्दर जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है. उसके अलावा एजुकेशन को यहाँ पर स्ट्रांग किया गया, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्ट्रांग होता है, ठीक है. नाउ रेलवेज का डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड द रीजन, रोड का डेवलपमेंट किया गया, हाईवेज बनाए गए, जिसमें आज भी आप देखेंगे ऑटोबान्स. ऑटोबान्स जो है वो आज भी वर्ल्ड फेमस है जर्मनी के. ऑटोबान्स, इन मेनी सेक्शंस ऑफ ऑटोबान्स देयर इज नो स्पीड लिमिट, राइट. पीपल ड्राइव, मतलब जितना उनकी गाड़ी कैपेसिटी है उतना तेज चलाते हैं लोग, ठीक है. तो ये लेगेसी कहां से, मतलब ये लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी कहां से डेवलप हुई, कहां, व्हाट वाज द रूट है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत में, जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पर जो जर्मनी ने काम किया है. अब मैंने आपको पिछले कई सेशन से मैं आपको बता रहा हूं कि एम्पायर्स को बनाते और बिगाड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी. और जर्मनी ने, प्रूशिया ने स्पेशली जर्मन स्टेट्स में कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को काफी स्ट्रांग किया, राइट. In 1834, there was a formation of custom union known as Zollverein. So Zollverein was first established in this custom union. They were known as Zollvereins. Zollverein is a German word that literally means custom union, right? So इसलिए मैं custom union ही word use कर रहा हूँ इतनी देर से. अगर आपको Zollverein एग्जामिनेशन में नहीं याद आए तो आप custom union word use कर सकते हैं, because Zollverein is literally it literally means custom union. So Prussia first created this custom union, and eventually Prussia created such economical mahal that rest of the, till 1866, all of the Germanic states except Austria had to join this custom union, and they get fruits of it also. Benefit भी बहुत हुआ उन Germanic states का. They economically वो खुद को strong कर पाए, तो politically and socially भी strong हो गए काफी, राइट. एंड सारा श्रेय जो है वो किसका जा रहा था, प्रूशिया की तरफ. सो प्रूशिया की तरफ दीज जर्मैनिक स्टेट्स वर इंक्लाइंड, so much so that in 1848 the liberals and the nationalists, they invited the Prussian king to be the king of the Germany, right. But Prussian king rejected, because Prussian king जो है वो नहीं चाहते थे, फ्रेडरिक विलियम IV, he did not want कि भैया उनको हाथ में जो है वो दिया जाए किंगडम जर्मनी की. अगर वो नहीं चाहते थे कि किंग मेकर कोई और हो. किंग मेकर अगर उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है तो वो किंग मेकर के इन्फ्लुएंस में होंगे, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगी. सो मोनार्क, प्रूशियन मोनार्क वाज नॉट रेडी टू एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एट दैट टाइम. बट यहां से हमें ये पता चलता है कि कितने स्ट्रांग हो गई थी मिडिल क्लास टिल 1848, दैट, एंड कितना ज्यादा झुक गए थे वो प्रूशिया की तरफ, दैट दे इन्वाइटेड नॉट द हैब्सबर्ग्स बट द प्रूशियन किंग्स टू बी द rulers. Prussian, the house was, it was Hohenzollern, ठीक है. It's a mouthful, it's Hohenzollern. Hohenzollern was the ruling house of Prussia, right. The ruling house of Austria was Habsburg. Now this integrated the Prussian region to rest of the Germany economically. So economic unification हो गया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बचा था जो बाद में बिस्मार्क ने किया विद ब्लड एंड आयरन. आप कहेंगे सर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ब्लड एंड आयरन से ही क्यों हुआ, मतलब इतना वायलेंस क्यों? द रीजन वाज ऑस्ट्रिया वाज वीक, बट इट वाज नॉट दैट वीक कि पीसफुली वो अपना क्लेम छोड़ दे, तो मार पीट कर ही वो क्लेम छुड़वाया गया. एंड अगर जर्मनी को स्ट्रांग बनना है, राइट, तो राइनलैंड तो चाहिए, बट अल्सास लॉरेन का रीजन भी चाहिए, तो वो छीनना पड़ेगा फ्रांस. या नॉट जस्ट दैट, जर्मनी को यूनाइट करना है तो सदर्न जर्मनी में या सदर्न जो रीजन है वहां पर जो फ्रांस का इन्फ्लुएंस है उसको हटाना पड़ेगा. सो दैट, फॉर दैट आपको फ्रांस को भी पीट कर साइड में करना पड़ेगा. तो युद्ध तो अंत में होगा ही. तो ब्लड एंड आयरन वाज, इट वाज नेसेसरी, राइट, बट ब्लड एंड आयरन के लेवल तक पहुंचने के लिए पहले कोल एंड आयरन होना बहुत जरूरी था, ठीक है. सो यूनिफिकेशन के लिए
जो ओनली टूल है वो ब्लड एंड आयरन है, बट ब्लड एंड आयरन का टूल तभी काम करेगा जब कोल एंड आयरन का बैकग्राउंड होगा। As a result of industrial revolution, there was a rise of powerful capitalist class in Germany. Now they were competing with the British capitalist class for raw material and market in the international arena. British merchants were being supported by the powerful British Empire. So even German capitalist class started aspiring for a powerful German empire which could support them in their competition with the British capitalists. So Britishers, they had the 13 colonies. Initially they had the 13 colonies in the Northern American region, right? Politically they left their claim of the 13 colonies, but their economic interest, they were present in the 13 colonies long after the independence of Americans, right? In fact आज तक भी ब्रिटेन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अमेरिका में। उसके अलावा इन द मिड 19th सेंचुरी टिल 1858 इंडिया पर भी जो है वो कॉन्क्वेस्ट ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट कर लिया था, right? So Britishers, they ruled over around 40% of globe, right? तो जो मर्चेंट्स हैं, कौन से मर्चेंट्स हैं? जो जर्मेनिक कैपिटलिस्ट हैं, they were in constant conflict with British capitalists, but British capitalists को बेनिफिट दे रहा था उनका वास्ट एम्पायर, राइट? तो जर्मन कैपिटलिस्ट को भी चाहिए था अब एम्पायर। अब एम्पायर बनाने के लिए these German capitalists, upper middle, bourgeois, liberals, in favor of the constitutional monarchy, in favor of a monarchy, right? So they wanted to support the monarchy. That is why in 1848 they invited the Prussian king to lead them, right, to lead the unified Germany, ठीक है? But that didn't happen. वहां पर प्रूशियन किंग ने मना कर दिया बिकॉज उनके अपने एजेंडा थे। वो नहीं चाहते थे कि भैया दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिबरल्स, राइट? दैट इज व्हाई बिस्मार्क रोज टू पावर एंड विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री बिस्मार्क यूनिफाइड, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिस्मार्क ने मिडिल क्लास के इंटरेस्ट या कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को नहीं फुलफिल किया। क्यों? क्योंकि वो जो मिलिट्री बना रहे हैं उनको इक्विपमेंट कौन दे रहा है? वही कैपिटलिस्ट तो दे रहे हैं। So behind it, it appears that the monarchy is strong, but monarchy is getting support from the upper middle class. Their interest is aligned, nevertheless, right? But monarchy's interests are stronger if they do not cede to the, अगर वो cede ना करें to the demands of the liberals, अगर वो अपनी पावर से शक्ति में आए तो लिबरल्स को उनके, तो वही आपने सुना ना कि उन्हें जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। तो अगर जर्मनी 1848 में यूनिफाई हो जाता तो लिबरल्स के इन्फ्लुएंस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन सेंस तो बाद में भी बनी, बट मोनार्क स्ट्रांग है, यहां पर मोनार्क वीक हो जाता, ठीक है? सेम जो है वो केस किसका है? इटली का है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो क्वेश्चन बताया उसका जवाब है ये। Now, next, this was possible. What was possible? So, even German capitalist class started aspiring for a powerful German empire which could support them in the competition with the British capitalists. This was possible only after the unification of Germany. Thus, the capitalist class gave support to the unification. So, liberals, they were in support of unification. A British economist, John M. Keynes, कई बार J. M. Keynes भी लिखा हो तो आपको confuse नहीं होना है, declared that it was not the policy of blood and iron but rather that of coal and iron which unified Germany. So यहां से आती है वो डिबेट कि कोल एंड आयरन ने यूनिफाई किया या ब्लड एंड आयरन ने यूनिफाई किया, ठीक है? एक तो ये जो ब्रिटिश स्कॉलर्स है ना, जो इंपेरियलिस्ट स्कूल है या जो कैम्ब्रिज स्कूल है, इन्होंने अपनी तरफ से जो हिस्ट्री लिखा है, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की तो अपनी तरफ से लिखी है इन्होंने, बट ऑल्सो दिस ब्रिटेन, सॉरी, कॉन्टिनेंटल यूरोप की इन्होंने अपनी तरफ से जो हिस्ट्री लिखी है बहुत ट्विस्टेड है, ठीक है? जब वर्ल्ड वॉर तक पहुंचेंगे ना तो इनका थोड़ा सा आपको मैं मतलब बताऊंगा कि यहां पर हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स क्या है। ऑल्दो दैट इज नॉट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज मोर और लेस वी फॉलो द कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है? इन आर एग्जामिनेशन हमें वही फॉलो करना पड़ता है। बट मैं आपको एक बार यूरोप में जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट क्या आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अबाउट डिफरेंट इवेंट्स क्या रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, विल डिस्कस दैट। उसका एक एग्जांपल ये है, यहां पर क्या कह रहे हैं? ब्लड एंड आयरन बट रादर दैट ऑफ कोल एंड आयरन विच यूनिफाइड जर्मनी।
ठीक है, ये आपको कोट करने के लिए काम आएगा, आंसर्स में कोट भी करते हैं हम इसे. देन लास्टली द मिलिट्री डिप्लोमेटिक फैक्टर्स. Now, although we partially agree with the statement of J.M. Keynes, but at the same time we cannot undermine the role of blood and iron. So yes, coal and iron ने अपना काम तो किया, ठीक है, इंडस्ट्रियली स्ट्रांग किया, इकोनॉमिकली यूनिफाई किया, राइट. 1866 तक आते आते every Germanic state except Austria they joined the custom union. In fact 1862-63 में to further antagonize this Austria, फ्रांस को भी इस कस्टम यूनियन में पार्टिसिपेशन दे दिया था, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रांस को जो है वो आइसोलेटेड रखा है. एक क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत अच्छा, दैट आइसोलेशन ऑफ फ्रांस कंस्टिट्यूटेड द कीस्टोन ऑफ बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी. एलिसिडेट. आइसोलेशन ऑफ फ्रांस कंस्टिट्यूटेड द की स्टोन ऑफ बिस्मार्क्स फॉरेन पॉलिसी, राइट. सो काफी लंबे समय तक फ्रांस को दूर रखा गया इस कस्टम यूनियन से, बट 1862 में फ्रांस को भी जोड़ लिया गया, बट फिर फ्रांस के साथ जो है वो युद्ध भी किया गया. थोड़ी देर में समझेंगे उसको. नेवरदलेस कोल एंड आयरन नहीं होता तो ब्लड एंड आयरन नहीं हो पाता, राइट. लेकिन अगर ब्लड एंड आयरन नहीं होता तो कोल एंड आयरन का भी कोई फायदा नहीं होता. सो एक ये प्रोग्रेस है, कोल एंड आयरन की वजह से ब्लड एंड आयरन है, ठीक है. लाइक इन मॉडर्न हिस्ट्री हम समझते हैं कि अगर नॉन कॉपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस नहीं होता तो फिर क्विट इंडिया एंड देन फाइनली क्विट इंडिया के बाद जो मिलिट्री रिवॉल्ट्स हुए हैं या रिबेलियंस किए हैं आर्म्ड फोर्सेस ने, आर्म्ड पर्सनल्स ने इंडिया में, वो नहीं हो पाते अगर पहले से वो बैकग्राउंड तैयार नहीं होता तो, ठीक है. Now, as we have already seen that German states were economically integrated, but later incidents proved that political integration was not easy. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया स्टिल इन्फ्लुएंस है ऑस्ट्रिया का, तो ऑस्ट्रिया को एक बार हराना पड़ेगा, ठीक है. देन वी शुड कीप इन माइंड दैट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन डजंट ऑलवेज अश्योर्स पॉलिटिकल इंटीग्रेशन. केवल इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन से पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं होगा. ईयू के केस में हम देख पा रहे हैं, ईयू वही सेम काम करने की कोशिश कर रहा है जो ज़ोल्वेरिन ने करी इन द 19th century, right. The current situation of European Union is a live example of this fact. Thus, we can say that the policy of blood and iron played a crucial role in the unification of Germany. The events from 1848 onwards make this point more clear. अब हम देखते हैं 1848 के बाद blood and iron में क्या चल रहा है. Now, as we know that the time of revolution of 1848, liberals in Germany were much active for promoting the cause of unification. So 1848 तक liberals they wanted unification, right? Because why? Unification under monarch, ताकि उनको constitutional monarchy मिल जाए. Now liberal members of German parliament gathered at Frankfurt in 1848 and they offered the crown of unified Germany to Prussian king Frederick William IV, जिसको फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने डिनाई कर दिया. क्यों डिनाई कर दिया? बिकॉज उन्हें पता था कि अगर वो इन जर्मन पार्लियामेंट के इन्फ्लुएंस में आकर रूलर बन जाते, यूनिफाई कर देते हैं जर्मनी को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी, मोनार्की हो जाएगी वीक. सो ही रिजेक्टेड. So, but he rejected this crown due to the fear that accepting the crown from the parliament would result in degradation of his power and he will become a constitutional monarch or a limited monarch, such as the case of Britain. जैसा ब्रिटेन में हुआ वैसा जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है. तो भैया नहीं चाहते थे फ्रेडरिक विलियम ऐसा हो, सो दे डिक्लाइंड. बट फ्रेडरिक विलियम ने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया है कि मैं तुम्हारा नहीं मानूंगा लेकिन मैं अपनी तरफ से यूनिफाई करने की कोशिश करता हूं. After some time, he himself prepared a new plan for unification and convened the German Parliament at Frankfurt. So खुद से उसने जर्मन पार्लियामेंट बनाई. But at this time, Prussia was not politically strong. Economically, Germany integrate हो रहा था, but Prussia economically strong था, but politically इतना strong नहीं था कि ये जो claim किया यहाँ पर प्रुशिया ने कि भैया हम जो है वो लीड करते हैं जर्मन पार्लियामेंट को, right? In 1848, that was rejected. Austrian Empire reacted strongly against this and whole plan turned into a fiasco. It was rejected, right? This also reduced the prestige of Prussian king in the German people's eye.
then through Olmut's pronunciation, sorry, not pronunciation but punctuation, yeah, basically Olmut's agreement in 1850, this German parliament formed by Frederick William IV was dissolved and the Confederation of Germany was reinstated. So देख रहे हैं आप, till 1848 अभी तक ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस है, लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस कम होने लगेगा. क्यों? क्योंकि आफ्टर 1848 पीडामोंट सार्डिनिया स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, फिर पीडामोंट सार्डिनिया टिल 1848 से 1861 तक आते आते पीडामोंट सार्डिनिया ऑलमोस्ट पूरे इटली पर कंट्रोल कर लेगा. ठीक है, जिससे ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है वो एक पावर, ठीक है, ऑस्ट्रिया बेसिकली घिर जाएगा. ऊपर प्रूशिया और जर्मेनिक स्टेट्स हैं, यहां पर ऑस्ट्रिया है, और इधर पीडामोंट सार्डिनिया या किंगडम ऑफ इटली है. ठीक है, सो टू फ्रंट में ऑस्ट्रिया जो है वो घिर गया है, इधर फ्रांस है, और वही होगा भी. इन 1866 की जो वॉर होगी, अब धीरे धीरे, चलो ये पढ़ लेते हैं, फिर 1866 पे फिर जाएंगे. Now then through the Olmut's punctuation, Austria restored old German confederacy while destroying any future opportunity for change. So till this time Prussia was not politically strong, but अब इसके बाद धीरे धीरे politically strong होना शुरू होगा, और यहाँ पर रोल आता है बिस्मार्क का, और बिस्मार्क से रियल पॉलिटिक आप कह सकते हैं, रियल पॉलिटिक आफ्टर दिस इवेंट ना. ठीक है, अब लिबरल्स को भी समझ आया, एंड स्पेशली नेशनलिस्ट को समझ आया कि ये लिबरल्स की बस का नहीं है यूनिफाई करना. ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो यूनिफिकेशन नहीं हो सकता. तो यहां पर रियल पॉलिटिक के ऊपर एक किताब लिखी गई, द फंडामेंटल्स ऑफ रियल पॉलिटिक नाम से, और अब जर्मनी ने या प्रूशिया ने रियल पॉलिटिक फॉलो करना शुरू किया, दैट वी नीड टू मिलिटराइज ऑल आवरसेल्व्स. ठीक है, हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी. दिस वाज द रियल पॉलिटिक. और मिलिट्री स्ट्रेंथ के जोर पर हमें अगर अपनी बात मनवानी है, तो जो हमें अपोज कर रहे हैं उनको कमजोर करना पड़ेगा, पहले उनसे लड़कर उन्हें कमजोर करना पड़ेगा. ठीक है, वो कमजोर होंगे तो हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और हम तब जाकर अपनी बात मनवा सकते हैं. दिस वाज द रियल पॉलिटिक, राइट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड अंडर बिस्मार्क, राइट. So the nationalists, the liberals, that all of them, they came in the favor of Bismarck, right? But many a times Bismarck, they मतलब जो at least जो liberals है उनके against जो है वो जाते हुए नजर आएंगे, because liberals they became the part of the not British but Prussian parliament, और Prussian parliament में laws पास कराने के लिए bypass किया बिस्मार्क ने कई बार इन लिबरल्स को. So role of Bismarck. So it is at this juncture role of Bismarck became quite prominent. What was the steps taken to prepare Prussia to lead German unification? पहला, the advent of नया जो है वो मैनेजमेंट आता है. ठीक है, जो प्रूशियन किंग है फ्रेडरिक विल्हेम या विलियम फोर्थ, वो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं विलियम फर्स्ट. विलियम फर्स्ट एक श्रूड, एक इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट रहे, और फिर वो किंग बनते हैं, राइट, और वो अपॉइंट करते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क को. ठीक है, पहले ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है वो मतलब धीरे धीरे रैंक्स पे राइज करते हुए फाइनली वो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बनते हैं प्रूशियन एडमिनिस्ट्रेशन में. So with the arrival of new king William I, there was a change in the policy of Prussia. William I realized that Prussia needed military preparation in order to counter the power of Austria in German region. So Bismarck was appointed as chancellor in 1862. Prime minister या highest minister जो है वो appoint किया गया Bismarck को 1862 में. और Bismarck ने आते ही मिलिट्री पर काम करना शुरू किया, और मिलिट्री पर काम करने के लिए पैसा जो है बहुत ज़्यादा लगेगा. तो जो लिबरल्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा था इससे. सो दे वर अगेंस्ट दीज डिसीजंस, दीज पॉलिसीज ऑफ किंग एंड द चांसलर, राइट. बट बिस्मार्क कैरिड आउट द प्रपोजल ऑफ एन एम्बिशियस मिलिट्री प्रोग्राम इन प्रूशियन पार्लियामेंट एंड ही बाईपास्ड दीज लिबरल्स. लिबरल्स का पोजीशन चल रहा था, उनको बाईपास करके उसने पास करवा दिया. दैट शोज कि मोनार्क कितना स्ट्रांग है, मोनार्क की विल कितना स्ट्रांग है, कि जो लिबरल्स हैं, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनकी बात नहीं चल रही. अब इसका मतलब ये नहीं कि बिस्मार्क के साथ कैपिटलिस्ट नहीं थे,
कैपिटलिस्ट का सपोर्ट यहां पर भी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा. But the parliament opposed this move. It was the liberal members of the parliament who opposed the military program of the monarchy. So अब यहां पर एक बहुत फेमस स्टेटमेंट जो है वो बिस्मार्क देते हैं, जो कि क्वेश्चन भी बना है और बन सकता है फ्यूचर में. So making an address to Prussian parliament, Bismarck gave his famous speech, Germany doesn't look to your liberalism but your power, and the great question of the day cannot be solved merely through the speeches in the parliament but by the policy of blood and iron. So here after 1862 बिस्मार्क देता है अपनी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, अपने पार्लियामेंट को एड्रेस करता है कि जो जर्मनी है वो तुम्हारे लिबरलिज्म का भूखा नहीं है, लिबरलिज्म नहीं देख रहा कि तुम कितने लिबरल हो, राइट, ठीक है, कितना आप जो है वो मतलब जोड़ कर रख रहे हो सबको, या कितना प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे हो. अभी पावर चाहिए, ठीक है, अभी जर्मनी पावर ढूंढ रहा है, राइट. सो एक साइड नेशनलिस्ट, एक साइड लिबरल्स, एंड नाउ द मोनार्की विद दिस मिलिट्री. अब ये तीनों जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे. जब ये तीनों पावर्स अलाइन हो गई तो जर्मनी को अब कोई नहीं रोक पाया. इसके बाद आज तक जो है वो जर्मनी जो है वो एक वर्ल्ड वॉर, पहले तो बिस्मार्क का राइज, ठीक है, देन वर्ल्ड वॉर 1, देन वर्ल्ड वॉर 2, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो विद द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1990, उसके बाद भी आज तक आप देखेंगे कि जर्मनी जो है वो बैलेंस ऑफ पावर में, बैलेंस ऑफ पावर की जो इक्वेशन है उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जर्मनी, ठीक है. Now then Bismarck neglected the lower chamber and got his proposal accepted by the upper chamber, although such move was unconstitutional. Nevertheless, कहने का मतलब he bypassed the legislature and he passed his motion, right. Now although initially Bismarck didn't favor, now here is the point, right. The question is, I don't think यहाँ पर वो question है. The question is in somewhat in this line that the unification of Germany was not the prime motive of Bismarck. Nevertheless, this happened. But prime motive नहीं था. Bismarck चाहता था to strengthen the kingdom of Prussia at the cost of the other neighboring German states, right? Especially the northern German states, because the southern German states they were more in influence of France, right? So northern German states जो हैं वो Prussia के influence में आ जाए पूरी. That was the main goal of, initially it was the main goal of Bismarck. So although initially Bismarck didn't favor unification of Germany, rather he tried to expand Prussia at cost of neighboring German regions. That is why he maintained good relationship with Austria also. एक साइड ऑस्ट्रिया को अभी तक जो है वो इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं, लेकिन वहीं पॉलिटिकली ऑस्ट्रिया को जोड़ के रखने की भी कोशिश की गई जब बात आई किसकी, श्लेस्विग होल्स्टीन की, राइट. नाउ व्हाट इज श्लेस्विग होल्स्टीन? So that is why he maintained cooperation with the Austrian Empire, and in association with Austria he could take a joint action against Denmark and occupy two regions from its Schleswig-Holstein 1862 के बाद, ठीक है. Now let me show you this in map. Where is, so this is Denmark, ठीक है. In Denmark, this southern region, this is Schleswig and Holstein, right. तो आप देख रहे हैं प्रुशिया हैज अ कोस्टलाइन इन बाल्टिक सी, ठीक है. अब बाल्टिक सी से प्रुशिया जो है वो डेनमार्क को क्रॉस करते हुए फिर नॉर्थ सी में पहुंचेगा और फिर इंग्लिश चैनल से जाकर अटलांटिक से मेडिटेरेनियन की तरफ जाएगा या अटलांटिक से अमेरिका की तरफ जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर जर्मनी को ये श्लेस्विग होल्स्टीन वाला रीजन मिल जाता है तो अब जर्मेनिक स्टेट्स के पास डायरेक्ट एक्सेस है नॉर्थ सी में, उनको यहां से बाल्टिक सी से घूमकर जो है वो नहीं आना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन ये श्लेस्विग होल्स्टीन वाला रीजन, although partly Dane speaking people and partly German speaking people यहाँ पर रह रहे हैं, but it was under the leadership of Denmark, ठीक है. जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वहां पर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसको, डेनमार्क के किंग के अंडर था ये इन्फ्लुएंस में, ठीक है. लेकिन यहाँ के लोग जो है वो धीरे धीरे उनको उकसाया गया क्योंकि उनको बेनिफिट दिख रहा था जर्मनी की तरफ आने, प्रुशिया की तरफ आने में. सो प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, अब यहां पर प्रुशिया ने ऑस्ट्रिया को कैसे जोड़कर रखा अपने साथ, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया बोथ सेंट देयर आर्मीज एंड दे, मतलब डेनमार्क से जो है वो उन्होंने श्लेस्विग होल्स्टीन को आजाद कर लिया,
ठीक है। एंड ऑस्ट्रिया ने भी क्यों सपोर्ट किया, बिकॉज ऑस्ट्रिया जो है वो जुड़ना चाहता है किसके साथ, जुड़ना चाहता है यहां पर दी कस्टम यूनियन के साथ। तो ऑस्ट्रिया ने भी प्रूशिया की इन्विटेशन को रेडिली एक्सेप्ट कर लिया दैट वी विल सेंड आवर आर्मी, ठीक है। एंड इनफैक्ट दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन द प्राइड ऑफ ऑस्ट्रिया आल्सो, कि ऑस्ट्रिया जैसे बड़े एम्पायर के रहते जर्मेनिक स्टेट पर कोई कैसे काबू कर लेगा, बिकॉज दीज जर्मेनिक स्मॉल स्टेट्स के जब इनको बनाया गया जर्मन कन्फेडरेशन को, तो ऑस्ट्रिया के ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि जब भी इन पर खतरा होगा तो ऑस्ट्रिया अपनी आर्मी भेजेगा। तो ऑस्ट्रियन प्रूशिया की आर्मी ऑफ श्लेस्विग होल्स्टीन में आमने सामने है डेनमार्क को हटाने के बाद, ठीक है। अब यहीं पर ही ड्यूरिंग दिस टाइम इन 1863 के आसपास अब प्रूशिया को क्या करना, ऑस्ट्रिया को हराना है। लेकिन ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन कौन कर सकता है, फ्रांस कर सकता है, रशिया कर सकता है, ब्रिटेन कर सकता है, ठीक है, अगर यहां पर बेटर मैप होगा तो। सो दिस वाज प्रूशिया एंड दिस इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का सपोर्ट रशिया कर सकता है, फ्रांस कर सकता है, ब्रिटेन कर सकता है, ठीक है। तो प्रूशिया को अब ये सारे हटाने हैं मतलब रास्ते से, तभी वो ऑस्ट्रिया को घेरेगा, ठीक है। सो अब रशिया ने क्रीमिया पर या क्रीमियन वॉर में पार्टिसिपेट किया रशिया ने ऑटोमन्स के अगेंस्ट, और ऑटोमन्स का सपोर्ट देने फ्रांस और ब्रिटेन पहुंच गया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम दीज टू रिएक्शनरी फोर्सेस, पुरानी फोर्सेस कांग्रेस ऑफ वियना से, याद होगा आप लोगों को, जुड़ी हुई आपस में। तो रशिया ने ऑस्ट्रिया को बुलाया कि हमारी मदद करने आओ क्रीमियन वॉर में। लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने बाकी जर्मेनिक फोर्सेस से पूछा कि साथ में चले लड़ने हम, तो जर्मेनिक फोर्सेस ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। और बगैर जर्मेनिक फोर्सेस के सपोर्ट के ऑस्ट्रिया जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि रशिया का साथ देना मतलब ब्रिटेन और फ्रांस से झगड़ा। तो ऑस्ट्रिया नहीं गया, ठीक है। तो एक तो रशिया की दूरी बन गई ऑस्ट्रिया से पहली, और दूसरा ये जब रशिया ने 1863-64 में जब पोलैंड पर अटैक किया, तो प्रूशिया ने अलाउ किया रशियन फोर्सेस को अपने एरिया से एंटर करने में, कि हमारे एरिया से एंटर करो और पोलैंड पर कब्जा कर लो। तो पोलैंड ने रशिया को दोस्त बना लिया। 1863 में फ्रांस को कस्टम यूनियन में एंट्री दे दी, प्रूशिया ने फ्रांस को दोस्त बना लिया। प्रूशिया ने रशिया का दोस्त, पोलैंड नहीं, प्रूशिया ने रशिया का दोस्त बना लिया। प्रूशिया ने फ्रांस को दोस्त बना लिया। और ब्रिटेन से तो काफी समय से प्रूशिया जो है वो रिलेशनशिप अच्छा था ही। तो इस तरह ऑस्ट्रिया के एलाइज जो है वो छीन लिए, और वहीं सीक्रेट ट्रीटी जो है वो प्रूशिया ने करी इटली के साथ भी, ठीक है। और ऑस्ट्रिया को टू फ्रंट वॉर में उलझाया 1866 में। एंड फाइनली एट द बैटल ऑफ सोडोवा ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया। एक साइड से इटली अटैक कर रहा है, एक साइड से प्रूशिया अटैक कर रहा है। और क्या था इटली और प्रूशिया में, कि अगर इटली सपोर्ट करता है तो ऑस्ट्रिया को जब हराएंगे तो वेनिस वाला रीजन जो है वो दे देंगे इटली को। सो बैटल ऑफ सेडोवा के बाद इटली को वेनिस मिल जाता है, याद होगा आप लोगों को। और बैटल ऑफ सेडान के बाद रोम जो है वो वेनिस को मिल जाता है, इटली को मिल जाता है, और इटालियन यूनिफिकेशन 1870 में कंप्लीट हो जाता है। सो इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के, याद रखिएगा। बैक टू द स्टेटमेंट्स। सो Schleswig-Holstein. Now then on the basis of Gestine agreement हुआ about Schleswig-Holstein. The region was divided between Austria. ऑस्ट्रिया को दिया गया होल्स्टीन और प्रूशिया को दिया गया श्लेस्विग। बांट लिया इन्होंने आपस में। लेकिन इस ट्रीटी की टर्मिनोलॉजी को, वर्ड्स को, क्लॉजेस को बिस्मार्क ने ऐसा वेग रखा कि बाद में वायलेट कर सके। बट कॉन्शियसली बिस्मार्क लेफ्ट द क्लॉजेस ऑफ द ट्रीटी वेग सो दैट if needed Prussia could pick up a war with Austria, and that it did in 1866 after 1 year, ठीक है, एक साल के बाद। and it was 1866 जब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, बिकॉज सभी जर्मेनिक स्टेट्स एक्सेप्ट ऑस्ट्रिया, सभी जर्मेनिक स्टेट्स ज्वाइन कर लेते हैं किसको, द ज़ोल्वरिन को और दी कस्टम यूनियन को, राइट। नाउ अब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की कहानी जो है वो शुरू होती है, ठीक है ना। बट व्हेन सिचुएशन डिमांडेड बिस्मार्क सपोर्टेड यूनिफिकेशन, एंड थ्रू 2 इंपॉर्टेंट वॉर्स ही कुड परस्यू द कोर्स ऑफ यूनिफिकेशन। सो पहला वाज द मर्जर ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स एट द बैटल ऑफ सेडोवा, ठीक है।
So Bismarck came to the conclusion that for having a efficient control over the region of northern German states, Austria should be overpowered by Prussia. देखिए, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो कंप्लीट हो गया, अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाना है नॉर्दर्न जर्मनिक स्टेट पर, जिसके लिए ऑस्ट्रिया को हटाना जरूरी है। तो ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए मैंने आपको बताया ना, रशिया को अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि रशिया को मदद किया पोलैंड पर अटैक करने के लिए, अपने एरिया से रास्ता दिया। ब्रिटेन के साथ पुराना रिलेशनशिप है और ब्रिटेन जुड़ेगा भी नहीं, और ब्रिटेन धरती पर लड़ने भी नहीं आएगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है, उनकी नेवी धरती पर लड़ने से वो बचते हैं वैसे भी, ठीक है। और ब्रिटेन दूर रहकर काम करता है, डिवाइड एंड रूल करता है। तो ब्रिटेन नहीं आया ऑस्ट्रिया की हेल्प करने, और फ्रांस को जगह दे दी किसमें, कस्टम यूनियन में, फ्रांस को भी जोड़ लिया। अब ऑस्ट्रिया रह गया अकेला। अब ऑस्ट्रिया तड़प रहा है, ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है ऑस्ट्रिया, एलाइज ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहे। इधर से इटली को भी जोड़ लिया, इटली को प्रॉमिस किया कि ऑस्ट्रिया को हराते ही वेनिस तुम्हें दे देंगे, इटली भी जुड़ गया। नाउ प्रूशिया डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, एंड नॉर्थ साइड से ऑस्ट्रिया एंड साउथ साइड से इटली। ऑस्ट्रिया ने इटली को तो हरा दिया, लेकिन प्रूशिया से हार गए, बिकॉज प्रूशिया वाज मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, बेटर इक्विप्ड मिलिट्री थी उनकी, बेटर ट्रेन्ड मिलिट्री थी, सो दे इजीली कैप्चर्ड द बैटल ऑफ 6 वीक्स भी कहा जाता है बैटल ऑफ सेडोवा को। 6 वीक के अंदर जो है वो ऑस्ट्रिया जैसे पुराने एम्पायर को, जो कि होली रोमन एम्पायर का हिस्सा रहा है, उसको 6 हफ्ते में प्रूशिया ने हरा दिया। इससे पता चलता है कि प्रूशिया कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, बस पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की जरूरत थी, जो कि बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से दिया। सो ही कॉन्शियसली प्रोवोक्ड अ वॉर विद ऑस्ट्रिया through creating some controversy on the Gestian Agreement of 1865. Then in the Battle of Sadowa, which is known as the Battle of 6 Weeks as well, Prussia gave a crushing defeat to Austria. After that, the Treaty of Prague होता है 1866 में, जिसमें ऑस्ट्रिया अपना क्लेम छोड़ देता है ओवर द जर्मेनिक रीजन्स, एंड ऑस्ट्रिया जो है वो वेनिस वाला रीजन दे देता है किसको, इटली को। Signed between the two parties in March 1866. Consequently, northern German states were integrated with Prussia. So northern German states were integrated with Prussia, and northern Germany जो है वो declare किया गया यहाँ पर। So this was the northern Germany thus formed. These were the Norman Germanic states. The southern Germanic states were left, right? They were not joined because southern Germanic states, याद रखिएगा, they were more under the influence of French. That means they were more under the influence of nationalists and liberals alike. The northern Germans, they were more under the influence of Prussia, they were more monarchist, right? तो साउथ में अभी जाने की जो है वो कोशिश नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिकन्स और नेशनलिस्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो सिविल वॉर छिड़ जाएगा साउथ में जाने से। तो सदर्न जर्मनी को अभी नहीं यूनिफाई किया, क्योंकि वो फ्रांस के इन्फ्लुएंस में ज्यादा है, ठीक है। सो दिस वाज द नॉर्दर्न जर्मनी दैट वाज यूनिफाइड in 1866 under the influence of Prussia, ठीक है। So this was the northern Germany under the influence of Prussia. This was Prussia or Northern German Confederation. This was the Venice region that was given to Italy, ठीक है। Now next is the measure of southerns. अब southern states जोड़नी बाकी रह गई, ठीक है। अब ये जुड़ जाएंगी, these are the southern states, and this is the region of Alsace-Lorraine, which was ceded by France to Germany, ठीक। और इसके पीछे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत झगड़ा हुआ है इस रीजन के पीछे। हाईली फर्टाइल और हाईली मिनरल रिच रीजन है Alsace-Lorraine, राइट। दिस वाज द रीजन ऑफ Rhineland. This was the region of Rhineland. This was a highly fertile region, highly mineral rich region, ठीक है। यहाँ पर रिफ्ट वैलीज है, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ पर रिफ्ट वैलीज है, ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं सब पॉइंट। सो दिस वाज दी सदर्न जर्मनी। अब इसको यूनिफाई करने की बात आई, जिसके लिए अब फ्रांस से लड़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस है। अब फ्रांस को इक्वेशन से हटाना है, तो कैसे बिस्मार्क ने फ्रांस को हटाया इक्वेशन से। अब हुआ ये कि 1869 में यूरोप का मैप दिखाओ, हाँ एक सेकेंड, नेक्स्ट मैप दिखाओ यूरोप का, ये रहा। चलो उसी मैप से कर लेते हैं बात। 1869 में स्पेन की रानी इजाबेला को डिस्प्लेस कर दिया गया, राइट। और अब यहां पर किसको बिठाया जाए इसका सवाल आया।
तो यहां पर प्रुशिया ने क्या सपोर्ट किया, प्रुशिया ने क्या अपनी तरफ से पॉइंट रखा कि यहां पर हमारे हाउस की रानी बिठाई जाए, एक होहेनजोलर्न हाउस की, होहेनजोलर्न हाउस की रानी जो है वो बिठाई जाए, ठीक है, मतलब रूलर बिठाया जाए, रानी या राजा जो भी है, मतलब यानी कि द हाउस ऑफ प्रुशिया या होहेनजोलर्न हाउस से बिठाया जाए। अब फ्रांस को नजर आने लगा कि जो इटली और प्रुशिया ने मिलकर ऑस्ट्रिया के साथ किया, टू फ्रंट वॉर में उलझाया है, वही प्रुशिया अब टू फ्रंट वॉर में हमें उलझाएगा। स्पेन और मतलब प्रुशिया जो है वो घेरेगा फ्रांस को बीच में। टू फ्रंट, और फ्रांस और जर्मनी के साथ टू फ्रंट वॉर में नहीं उलझना। सो दिस अपॉइंटमेंट ऑफ और अनॉइंटमेंट, रादर अनॉइंटमेंट ऑफ अ होहेनजोलर्न रूलर ऑन स्पेन वाज डिस्प्यूटेड बाय फ्रेंच, राइट। एंड दिस, और इसके चलते एक हीटेड डिबेट हुआ फ्रेंच रूलर नेपोलियन थर्ड और विलियम फर्स्ट के बीच में, ठीक है। उन्होंने आपस में डिस्कशन किया, राइट, और उस डिस्कशन को पब्लिश किया किसने, वेरियस टेलीग्राम्स के माध्यम से वो डिस्कशन, और उस पर रिप्लाई जो है पब्लिश किया बिस्मार्क ने। और उस रिप्लाई को बहुत मॉडेस्ट रूप में जो है वो पूरे यूरोप में फैला दिया, ऑस्ट्रिया को भी दिया, इटली को भी दिया, ब्रिटेन को, फ्रांस, पोलैंड को, स्पेन को, फ्रांस को भी दिया। लेकिन फ्रांस ने उस मॉडेस्ट रिप्लाई का जब फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया तो उसको बहुत अग्रेसिवली उन्होंने ट्रांसलेट किया, जिसमें फ्रेंच लोगों में ये अग्रेशन भर दिया कि भैया ये जर्मनी जो है हमसे लड़ने आ रहा है। तो फ्रांस देमसेल्व्स दे स्टार्टेड फाइटिंग विद जर्मनी। और जबकि रेस्ट ऑफ द यूरोप में ये भावना फैला दी कि भैया जर्मनी तो पोलाइटली, मतलब कुछ, जर्मनी ने तो शुरुआत करी नहीं, जर्मनी तो बेलिजर या प्रुशिया तो बेलिजरेंट हुआ ही नहीं, यहाँ पर नॉर्दर्न जर्मेनिक स्टेट तो बेलिजरेंट हुए नहीं, फ्रांस जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो ये पूरे यूरोप में बात फैली कि फ्रांस ओवर रिएक्ट कर रहा है, राइट। एंड ध्यान रखिएगा, इटली एलाई है जर्मनी का, ऑस्ट्रिया को सबड्यू किया जा चुका है, रशिया एलाई है और ब्रिटेन पड़ेगा नहीं मामले में। तो फ्रांस और जब प्रुशिया आपस में लड़ते हैं तो फ्रांस के सपोर्ट में भी कोई नहीं है। और यहां पर तो स्पेन में इतना इन्फ्लुएंस है कि अपना हाउस को बिठा दे रहा है प्रुशिया, तो स्पेन भी बीच में नहीं पड़ा। एंड फ्रेंच एंड प्रुशिया दोनों जो है वो इस राइनलैंड वाले रीजन में जो है वो अपनी सेना को पहुंचाने लगे। लेकिन प्रुशिया वॉज हाईली इंडस्ट्रियलाइज, रेलवे स्ट्रॉन्ग थी, इन्होंने बहुत तेजी से अपनी सेना पहुंचा दी, जब तक फ्रेंच सेना जो है वो इतनी तेजी से नहीं पहुंच पाई, right, which resulted into within 6 months Prussians or northern Germans they captured Paris, right. And in 1870 finally France faced at the Battle of Sedan they were finally defeated, right, and French had to face another humiliating defeat, right. और यहां पर इतना humiliating defeat था कि नेपोलियन थर्ड ने खुद कोरोनेट किया विलियम फर्स्ट को एज द रूलर ऑफ द जर्मन रेल्म और जर्मन राइक, ठीक है। उसी के हाथ से उसको रूलर जो है वो, मतलब कोरोनेशन उसके हाथ से करवाया। और यहां पर यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, यहां पर सदर्न जो जर्मन स्टेट्स हैं वो भी जुड़ जाती हैं, और इतना ही नहीं, फ्रांस को अपनी टेरिटरी अल्सास लोरेन भी देनी पड़ती है। सो दिस टेरिटरी ऑफ अल्सास लोरेन वाज आल्सो सीडेड बाय फ्रांस टू जर्मनी। So Battle of Sedan 1870. So then Bismarck provoked a war. Bismarck in fact he provoked the war with France, and French Emperor Louis Napoleon III desperately came in battlefield without proper preparation. और वहाँ से वो पूरी सेना वैना ट्रेन से पहुँचाई उन्होंने, सभी जर्मैनिक स्टेट्स ने पहुँचा दी, और इधर लुई नेपोलियन तैयार नहीं था। Within 6 months they captured Paris. So Prussia was defeated and France in Battle of Sedan in 1870, and in 1871 actually the southern states they accepted the constitution of the northern Germany, because northern Germany thus formed in 1866 it created its own constitution, own set of laws, own currency, सब अपना खुद का इन्होंने क्रिएट किया, जो कि southern Germanic states ने 1871 में फाइनली आकर एक्सेप्ट किया, May 10. So 1871 is the date of or the year of German unification. Nevertheless France was defeated in 1870. So Italian unification was completed in 1870 because with the defeat of France, and जैसे फ्रांस हारा था, so they had to उन्होंने अपनी सेना जो है वो बुलानी पड़ी रोम से बाहर। सेना रोम से बाहर गई तो इटली किंग ने रोम पर कंट्रोल कर लिया।
So Italian unification was completed in 1870. German unification was completed in 1871 when the southern states officially recognized the rule of the King of Prussia, right, and accepted their constitution. Now with this victory, the integration of southern German states with Prussia became possible, right. Above all, the coronation of the German Emperor William I कहाँ पर हुआ? With the Palace of Mirrors, वर्साई का जो पैलेस है वहां पर नियर पेरिस, एंड इट वाज फ्रेंच एम्परर लुई नेपोलियन थर्ड हु पुट द क्राउन ऑन द हेड ऑफ विलियम फर्स्ट विद हिज ओन हैंड. और इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटेड था कि 1870 के बाद जो है वो लुई नेपोलियन थर्ड का रूल ही खत्म हो गया, पॉपुलर सपोर्ट ही चला गया उसके हाथ से. दिस सिग्निफाइज द न्यू एरा ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स. यहां पर जो है वो जर्मनी सेंट्रल यूरोप में एक बहुत बड़ी पावर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इटली ने तो ऑस्ट्रिया से फ्रांस की सहायता लेकर लड़ाई करी, और इटली ने विद इन देमसेल्व्स जो है वो अपनी आर्मी को यूज करके जो है वो, या थोड़ा ब्रिटिश स्पाइस का भी सपोर्ट था, यूनिफाई किया. लेकिन जर्मनी ने पहले ऑस्ट्रिया को डिफीट किया अकेले, फिर फ्रांस को डिफीट किया अकेले, खुद को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिया, ठीक है. तो सेंट्रल यूरोप में अब जर्मनी जो है वो सबसे बड़ी पावर बन गया, राइट, फॉलोड बाय फ्रांस इन वेस्टर्न यूरोप, राइट. और ऑल टुगेदर सबसे स्ट्रांग तो ब्रिटेन था ही, लेकिन न्यूमेरिकली रशिया वाज स्ट्रांगेस्ट, ठीक है. यहां पर इटली एंड ऑस्ट्रिया जो है, अब इसके बाद ऑस्ट्रिया नहीं संभल पाया, इसके बाद अब ऑस्ट्रिया का डिक्लाइन होगा. एंड सो द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी विल स्टडी इज द फॉल ऑफ, राइज एंड फॉल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी. या राइज तो चलो हमने देखा ही है, वी विल स्टडी द फॉल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, और बेसिकली नॉट जस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी बट ऑल्सो ऑफ द ऑटोमन्स. यहां पर ऑटोमन्स का फॉल भी देखेंगे. और यहां पर नया चैप्टर शुरू होता है यूरोपियन पॉलिटिक्स में. अब इंपीरियल पावर जो है वो नई निकल कर आई. अब केवल डच इंपीरियल शक्ति नहीं है, या ब्रिटेन या फ्रांस ही नहीं है, अब जर्मनी और इटली भी इंपीरियलिज्म में उतरते हैं. और जो केक कटेगा चाइना का, या केक कटेगा खासतौर पे अफ्रीका का, या स्क्रैम्बल होगा अफ्रीका के लिए, उसमें बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे जर्मनी और इटली, ठीक है. नाउ यूरोप lost a mistress but got a master. France as a mistress was lost, right, and Germany as a master was gained by continental Europe. So इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, we'll discuss that in upcoming sessions, right. So not simply that, on the basis of the Treaty of Frankfurt concluded in 1871, France lost the region of Alsace-Lorraine. So France को Alsace-Lorraine भी देना पड़ा. Treaty of Frankfurt 1871. So it became bone of contention between France and Germany, leading to the two world wars. So simultaneously it gave a big lesson to the imperialist powers of the future. So अब यहां पर हम आगे जब हम बढ़ेंगे तो there will go into this detail कि क्या imperialist power के लिए lesson रहा, क्या सीखा उन्होंने जर्मनी से, right. So this was finally the unified Germany, ठीक है. लॉरेन अल्सास किससे लिया गया? लॉरेन अल्सास का रीजन जर्मनी से, फ्रांस से लिया गया. ये राइन वाला रीजन जो है वो फ्रांस को चाहिए ही था काफी लंबे समय से, ठीक है. दिस वर दी सदर्न स्टेट्स. अब यहाँ पर मैं आपको कहा ना, बड़ी सिटीज बहुत पहले पुराने से ही बड़ी सिटीज मौजूद हैं, बड़ी एंड मीडियम लेवल सिटीज, ठीक है. लाइक सेक्सनी है, ठीक है, बवेरिया है, वुटनबर्ग है, म्यूनिक है, और फ्रैंकफर्ट है, हैमबर्ग है, श्लेस्विग है, हॉलस्टीन है, ठीक है, बर्लिन है. बहुत सारी मीडियम और बड़ी सिटीज जो है वो मौजूद थी यहाँ पर. यहाँ पर वेस्टफेलिया में इंपॉर्टेंट सिटीज हैं कुछ. दिस वाज द बैटल ऑफ सेडान. यहाँ पर मतलब दिस वाज सेडान, यहाँ पर बैटल हुई वो, ठीक है. पराग वाज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर. ये आगे पढ़ेंगे तो विल गो इन डिटेल्स. सो अगर आप यूरोप के कंटेक्स्ट में देखेंगे, सो दिस वाज द जर्मनी टिल 1914, या वर्ल्ड वॉर 1 तक का ये जर्मनी है, जिसका फेस जो है वो चेंज होगा. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसकी टेरिटरी थोड़ी चेंज होगी, ठीक है. अब यहां पर इसके बाद देखेंगे हम द फॉल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन्स. ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन्स का फॉल. Thus the long pending from the time of Treaty of Westphalia 1648 के बाद जो होली रोमन एम्पायर बनाया गया, छोटी छोटी स्टेट्स बना दी गई, फिर उसके बाद
राइन कन्फेडरेशन बनाया गया, फिर उसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी बनाया, फिर उसके बाद नॉर्दर्न जर्मन कन्फेडरेशन बना, फाइनली 1871 में आकर दी जर्मन राइख जो है वो बना. इट वाज नोन एज जर्मन राइख. यहाँ मैप में कहीं लिखा भी होगा. व्हिच मैप इज दैट? द मैप ऑफ जर्मन राइख. हैव आई यूज्ड दैट मैप? नहीं यूज किया, बट दिस वाज द फर्स्ट राइख ऑफ जर्मनी. जर्मन रेल्म और जर्मन किंगडम आप मान सकते हैं, although राइख मीन्स realm, right? But this unification disturbed the balance of power in Europe. Now Britain allowed it till the moment, जब तक जर्मनी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करे बैलेंस ऑफ पावर को. लेकिन जब जर्मनी ज्यादा करने लगा बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब, तो फिर ब्रिटेन को आना पड़ा, एंड दैट इवेंचुअली रिजल्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर 1. तो वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ जब हम जाएंगे धीरे धीरे, देयर आई विल एक्सप्लेन दैट. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिज़रेली क्या बोलते हैं? Declared that the unification of Germany had a more extensive influence on Europe than the French Revolution, because yes, obviously this German Revolution, German Reich thus formed, resulted into the greater conflicts, World War 1, World War 2. ठीक है, so ज़्यादा बड़ा impact देखने को मिलता है. Now the status of France declined forever, and even Europe could not digest unified Germany till now. अभी तक digest नहीं हो रहा है. इसके बाद तो फ्रांस को पीटा, वर्ल्ड वॉर 1 में भी पीटा, बहुत धोया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी फ्रांस को बहुत धोया जर्मनी में. ऑल्दो विनिंग पार्टी में फ्रांस रहा, एलाइड फोर्सेस में रहा, बट कॉन्टिनेंट में फ्रांस को बहुत धोया जर्मनी ने. ठीक है. 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस ऑफ पावर. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज डिवाइडेड अगेन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर तोड़ दिया गया. रीयूनिफिकेशन, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी में तोड़ दिया गया. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स of world war right now, just going through these statements, because we will go into greater details in upcoming sessions. All right, now then, to reduce the influence of Western Germany, France formed the European Economic Community, EEC, eventually developed into European Union. Then again, when Germany was unified in 1990, European Union was formed to contain unified Germany within it. So Germany भी आज तक जर्मनी जो है प्रॉब्लम. जर्मनी एक तो सेंटर में पोजीशन है, जर्मनी के पास कोस्ट लाइन है, जर्मनी के पास रिसोर्सेज, जर्मनी के पास एरिया है, और जर्मनी के पास रिच हिस्ट्री है, राइट, ऑफ प्राउड जर्मेनिक पीपल. और जर्मनी के लोगों के पास एक एटलीस्ट एक मतलब आप कह सकते हैं इन थियरी एंड मेनी टाइम इन प्रैक्टिस एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है. Now, German currency mark was merged with euro, but this bid failed. We had the eurozone crisis. We'll discuss this in a separate session. In this way, we can see that even this date, Europe is not able to handle a unified Germany. Now, all these statements ज़्यादा clear होंगे जब हम World War 1, World War 2 से आगे बढ़ जाएंगे. There you will be able to understand. But the point you need to understand is unified Germany still sometimes it becomes a problem for all of the Europe. ठीक है. एंड वाई, हु सेज दैट इट इज अ प्रॉब्लम? क्या बोला मैंने आपको? किसकी तरफ से हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं? किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? कैम्ब्रिज स्कूल का, जो ऑक्सफोर्ड स्कूल है, कैम्ब्रिज स्कूल, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. सो अकॉर्डिंग टू देम जर्मनी जो है प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू जर्मनी इट इज गुड फॉर देम, राइट. वो तो अपने लिए बेटर कर रहे हैं. ठीक है. देन डिफरेंसेस बिटवीन द नेचर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. सो वी शैल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस के साथ हम ये पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेंगे. All right, so that is all for today's session. मिलेंगे next class में. In the next class we shall discuss all of this, the difference in the nature of unification of Germany and Italy, and then the comparative study of Metternich and Bismarck. Right, so that is all. Thank you for watching. मिलेंगे next class में. next class में कुछ questions वगैरह discuss करेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Take care. Have a nice day.